अल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक और दिन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपकी खिदमत में पेश हैं। और आज सुबह के आगाज़ में आज स्पेशल डे बिकॉज ऑफ के जुम्मतुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और जुम्मा में दिखाया और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम जुम्मे की नमाज़ बाजमात अदा करेंगे। और जो लोग अपनी राह गामज़न हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, जिस मकसद के लिए वो निकले हैं, जिस परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनकी आज की परेशानी मुश्किलात को दूर करे। और सुबह के इस आगाज़ में जनाब अली जो लोग अपने मिशंस की तरफ हैं, जो जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं या किसी ऐसे मामला तय करने जा रहे हैं जिसमें उनकी भलाई और आगे आगे तक उनके मामला जुड़ने वाले हैं कामयाबी के, तो अल्लाह ताला उसमें भी उनको कामयाबी का अमरानी अता फरमाए। जनाब अली सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जुम्मे का दिन बहुत ही मुबारक और बाबरकत होता है। इस्लाम में इस दिन की गैर मामूली अहमियत और बहुत ज़्यादा फजीलत वार हुई है। इस हफ्ता वारी ईद भी कहा जाता है। जिस तरह लैलतुल क़द्र तमाम रातों में से अफजल है, इसी तरह जुम्मे का दिन भी अपने अनवार मुबारक और फ़ज़ाइल के इबारत से तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा आला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरतुल जुम्मा के नाम से उतारी है, जिस दिन इसकी अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस दिन के फ़ज़ाइल और मसून अमाल के मुताल्लिक़ हदीस मज़कूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा दिनों का सरदार है, तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक ये बड़े मर्तबे का हामिल है और अल्लाह पाक के नज़दीक इसकी अज़मत ईद बकर ईद से ज़्यादा है। इब्न माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को सबसे अफजल करार दिया है। अल्लाह ताला ने बाकी उम्मतों को इस दिन की बाबरकत से महरूम रखा। सिर्फ़ उम्मतुल मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला ने खुसूसी अफजल करें फ़रमाया और उम्मत मुहम्मदिया के इस दिन की तरफ रहनुमाई फ़रमाई और उसे इसकी बाबरकत से नवाजा। तो जनाब अली अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज का दिन हमें दिया है। तो इसकी फ़जीलत तो वैसे बहुत सारी हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सच का दामन हमेशा हाथ में रहे और सब्र शुक्र करते रहें और नमाज़ें पढ़ते रहें, कुरान मजीद पढ़ते रहें। पूरी ज़िंदगी का मामूल इसमें सब कुछ लिख दिया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और जब ज़िंदगी गुजारनी है तो अच्छे से गुजारनी है, हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद के पर कायम दायम रहते हुए अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाएं। फिर देखें आपकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे जाती है और कदम चूमती है। अल्लाह ताला हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजारे। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परेशानी का हामिल है तो जनाब अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और जब आप जाएँ तो जुम्मे की नमाज़ अदा करें और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इत्र शित्र लगाएँ, नहाएँ धोएँ, उसके बाद रुख करें और जुम्मे खुतबे में शामिल हो जाएँ। फिर खुतबा भी सुने, फिर बहुत कुछ सीखने को हमें और भी मिलेगा। तो चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और बढ़ाने के लिए जो है आज हमारे जो है सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास कुछ ख़बरें हैं। ख़बरों पर तज़किया थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे और जो ख़बरें आप सुनते सुनाते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम करेंगे नुमान खान और अशरफ खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक है, जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मा मुबारक। कैसे? ठीक मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। सर सिंध में स्कूल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन में अहम पेशरफ्त हुई है। तो सर इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन और इसमें मामलात क्या है, इत्तफ़ाक़ आपस में पाया गया है और सिंध ने नॉन फॉर्मल एजुकेशन का नसाब जो है मुतारिफ़ करवाया है। इस हवाले से क्या है, कोई अपडेट्स हैं आपके पास? जी करण कल ख़बर ये देखी थी, यानी कि एक मुआहदा हुआ है और जो जैसे निसाब की बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उसको अपडेट करना है। हम बहुत पीछे हैं, तो उसके लिए एक नया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाए, चाहे सेहत हो या हेल्थ हो, एजुकेशन हो। तो इसके लिए जो प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा क्या इशू है कि आपके बैकअप यानी फ़ंड, जो फ़ंड दरकार होंगे, अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू निजी शुबा भी पैसे लगाता है, कोई एनजीओ भी लगाता है, तो उसके लिए क्या सपोर्टिव है ना। अब इसके लिए जैसे कि हम देखें, कल मैं गया था एससीसीपी ना, वहाँ एक स्टार्टअप हो रहा है, यानी कि कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो स्टार्टअप कहलाता है। जैसे आपको याद होगा मतलब कि ऑनलाइन जो सर्विस आई थी, टैक्सी सर्विस बहुत सारी, फिर कुछ चली गई। तो स्टार्टअप सर्विस में ये होता है कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो रिटर्न देखता है ना। तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, तो बहुत अच्छा है।
और गवर्नमेंट इस तरीके से इनिशिएट करती है तो उन लोगों तक वो रसाई करते हैं जहाँ तक उनकी मतलब तालीम हासिल करना मुश्किल है। सही बात है, क्योंकि जिसमें जो है सिंध में जो है स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन में जो आपस में मिलाप है, उसमें हुनरमंद लोगों को जो है वो उनके जवानों के जो मुश्किल हालात है, मईशी बहरान जो मुश्किलात है, उससे जो है वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। और हमारे मुल्क में हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है, यहाँ तक कि जो गोरे आते हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, यानी हुनरमंद लोग बहुत हैं हमारे पास, टैलेंटेड लोग बहुत हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं, जो रोज़गार के मौके हैं वो बहुत कम मिलते हैं और वो महदूद हैं हमारे पास। और इसमें अगर हम हुनरमंद लोगों को आगे लाएंगे और हमारे इदारे हुकूमती सतह पर ये काम करेंगे कि वो हुनरमंद लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का आगाज़ करेंगे जिनके ज़रिए वो आगे अपना रोज़गार भी चला सकें और उस हुनर को काम में लाएं, जो हुनर उनके पास है उसके ज़रिए वो सामने भी आए। और इस तरह ये भी होगा कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जाएगी कि हमारा हर शख्स जो है वो काम कर रहा है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, तो इससे मुल्क का भी फ़ायदा है और साथ ही लोगों को भी एक फ़ायदा ही होगा कि रोज़गार उन्हें मुहैया कर दिया जाएगा। इसको अगर देखें ना, जैसे नुमान ने बोला कि हुनरमंद कौन है, अब हम क्या समझते हैं कि जैसे नहीं ब्रेन ड्रेन, हर कोई देखें सोशल मीडिया पे ब्रेन ड्रेन। जी हाँ। तो आपको बताऊं कि जो मैं इसको मतलब बहुत डीपली देखता हूं तो पाकिस्तान से मैक्सिमम गए 9.25 लाख, ठीक है, पाकिस्तानी जो बाहर, उसमें अगर हम देखें 88% जो हैं ड्राइवर, मेसन और लोग, मतलब ये सारे जो लेबर तबका होता है ना, ये मेसन से मुराद के आपका प्लस्तर का काम करता है, कलर का काम करता है, ये हुनरमंद नहीं होते हैं। इनको मतलब अगर ट्रेन करके भेजें तो ये ज़्यादा कमा के भेज सकते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से तकरीबन, जो पाकिस्तानी बैरून मुमालिक में नौकरी कर रहे हैं, तो तकरीबन 1,20,00,000 पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर बैरून मुल्क में नौकरी कर रहे हैं और पाकिस्तान में सालाना $30 अरब की तरसीलात ज़र भेजें एक्सपोर्ट के बराबर। तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, हुनरमंद बनाएं, हुनरमंद पाकिस्तान लोकल भी आपको नौकरी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीका ये है कि आप उन लोगों को ट्रेन करें। जैसे ये बताया सिंध गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट खोला था यहाँ पे मीमन फाउंडेशन के साथ, तो उसमें ये हुआ है कि वो लड़के जैसे मैट्रिक पास होने के बाद आगे बढ़ते हैं तो उनको ट्रेन करते हैं ना, इंजन कैसे खोलना है, मैकेनिक कैसे बनना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर फोकस करना होगा। बिल्कुल जनाब अली, फोकस करेंगे तो फिर हुनरमंद तालिब इल्म जो है वो आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और फिर अपने मुस्तक़बिल को और मज़ीद संवारने में को आसानी मिलेगी अगर हुकूमत पाकिस्तान ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रही है, स्पेशली टेक्निकल आपका जो डिपार्टमेंट है। अच्छा जनाब अली, NED यूनिवर्सिटी में जारी वुमेन कॉन्फ्रेंस में गज़ल नाइट का इनेकाद किया गया है और गज़ल नाइट में मकामी गुलकारों ने माजी की मारूफ गज़लें का जो है महफिल से रौनक़ें सजाई हैं, उनको बख्शी हैं और गज़ल नाइट के साथ ही वुमेन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई है। तो ये ख़बर जाती है नुमान साहब तुम्हारे पास। अच्छी बात है। और ये गज़ल नाइट, इसके अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया है वो रोज़ मैरी मुश्ताक थी, जिन्होंने शहर आफाक गज़लें पेश की और एक बड़ी ज़बरदस्त एक अच्छी शाम इसे आप कह लें। मैं ख़ुद उसमें हाज़िर तो नहीं था, लेकिन मैंने जितना इसके हवाले से सुना तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। मुकामी हमारे ये तमाम लोग थे, परफॉर्मेंस जो पेश की गई, तो मुकामी सतह पर ऐसे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं। एक आर्ट्स काउंसिल जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है इन तमाम मामलात में, और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो अब तालीमी इदारे हैं, तालीमी जामियात हैं, उनमें भी अब ऐसी परफॉर्मेंसेस होंगी, ऐसे थिएटर्स होंगे, तो हमारा जो आर्ट को हमने पीछे किया हुआ है अब वो जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और इसमें भी हमारे टैलेंटेड अफराद सामने आएंगे और यकीन तौर पर ये भी एक रोज़गार का ज़रिया है और साथ ही आपका टैलेंट भी जो है वो सामने आएगा। तो ये एक अच्छा रहा कल जो कि गज़ल नाइट पर जिसका इख्तिताम पज़ीर क्या बात है। वैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लाइफ में जो है ना ये चीज़ों का इनेकाद होता है, उससे बड़ी आपको हौसला अफजाई भी होती है, आपको हिस्सा लेने में भी बड़ा आसानी रहती है और जिसके अंदर ये टैलेंट होता है और वो छुपा हुआ होता है ना, वो उसको और ज़रा अप करने का मौका मिलता है कि यार तुम आओ, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तो क्यों ना इसके अंदर पेश हो। और हमारे ज़माने में तो टैबलोज़ बड़ा, अब आई डोंट नो कि अभी स्कूल्स में क्या मामलात हैं, तो दुए तकरीबात तो ज़रूर होती हैं, लेकिन वो जो टैबलोज़ जो स्पेशली नेशनल टैबलोज़ हुआ करते थे
14 अगस्त पे हम देखा, अच्छा नहीं जाते थे अशरफ भाई, मतलब वो ना चालान हो जाया करता था हमारा। जी हाँ। मतलब अगर तुमने छुट्टी की, अगर जैसे कल टैबलो का डे है और हमने छुट्टी अगर कर ली ना तो वो फिर फाइन लगता था। अच्छा, इस पर मुझे अपने कॉलेज लाइफ का एक वाक़या याद आया। मॉर्निंग असेंबली होती है अभी भी होती है। तो मैं प्री इंजीनियरिंग में था और तकरीबन उसमें 45 लड़के थे और 5 लड़कियाँ थी। अच्छा। तो उस दिन मैम का ये मैम ने कहा था कि इस बार लड़के करेंगे परफॉर्मेंस। अच्छा। कोई लड़की उसमें शामिल नहीं रहेगी। तो हुआ ये कि मैं तो हर चीज़ में बढ़ बढ़ के आगे आगे खड़ा रहता था। हाँ। उस दिन मॉर्निंग असेंबली में सिर्फ मैं एक वाहिद लड़का था, पूरी क्लास जो थी वो लेट थी। अच्छा। तो ये इस चीज़ में फिर उसके अंदर टैब्लो करने का, मुझे फिर परफॉर्मेंसेस पेश करने का मज़ा आया कि मैंने अकेले उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म किया। और फिर मुझे ये अफसोस भी हुआ कि बाकी लोग इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते। वो शरारती के तौर पर उन्होंने नहीं आए, तो फिर प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर खड़ा किया और उन्हें सज़ा दी है। और वही जो आप चलान की बात कर रहे थे, उन्हें चलान ऐसे मिला कि वो हाथ ऊपर करके लड़के खड़े हुए हैं क्लास के बाहर। ये वाला देखें कि जैसे ड्रामा वगैरह, टैब्लो वगैरह, बहुत सारी जो होती स्पीकिंग पावर जिसे कहते हैं। तो हम, मेरे जो उस्ताद थे वो ये कहते थे कि अगर 100 लोग बैठे हुए हैं ना सामने और आप स्पीक कर रहे हैं तो 200 आंखें देखनी है। ठीक है, अब जो 200 आंखें देखनी है तो उनकी आंखें इधर उधर ना जाएं, तो आपको ऐसे बोलना है, ऐसे रिएक्ट करना है कि वो आप ही को देखें। तो जैसे हम कोई मूवी देखें, कोई गाना चल रहा होता है तो हम एक ही को देख रहे होते हैं ना, बाकी पीछे बहुत सारे होते हैं, उनको कोई नहीं देख रहा हो जाते हैं। तो अब उसको ये है कि आपका फोकस क्या है। जब आप बोल रहे हैं तो आप ये सिर्फ सोचना होता है माइंड में कि अगर आप कुछ, अभी हम यहाँ बैठे हुए तो हमारे कैमरामैन की आँख है, कैमरे की आँखें हैं, हम लोग की आँखें, तो मिलाएं तो मतलब आप, और यहाँ पे करोड़ों आंखें हैं जो हमें टीवी के ज़रिए देख रही। तो उनको अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर बात करें, सिंपल जो चैनल और चेंज कर लेगी। तो ये हमारा ये है कि स्पीकिंग पावर ऐसी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को अपनी तरफ राग़िब कर सकें कि मैं जो बोल रहा हूँ तो आप सुन सकते हैं कि आप ही की दिल की आवाज़ हो रही है। ये बात है, और कॉन्फिडेंस भी इसमें बड़ा बहाल होता है, क्योंकि हमारे लोग से बेशतर रोस्टर पे चढ़ते हुए या तकरीर करते हुए या स्टेज पर आते बड़े कपकपा रहे होते हैं, और फिर वो उस कपकपाहट में ना बहुत से मामले जो अच्छे तरीके से बैक स्टेज कर रहे होते हैं या ऑडियंस से बिफोर लाइक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसमें वो बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं नहीं तुम कर लोगे, और मिस भी कहती हैं, टीचर कहते हैं कि यार आप कर सकते हैं। एक मेरे टीचर थे जो कि मुझे स्पीच सिखाया करते थे। वो मुझे कहते थे, बेटा आपने जो भी कहना है ना, आप रोस्ट्रम पर जाकर कहें, सही है, लेकिन कांटेक्ट ना तोड़ें। आई कांटेक्ट आपका नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, आपने उससे आई कांटेक्ट रखना है, जजेस से भी और ऑडियंस से भी। इसके नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये कॉन्फिडेंस इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है जनाब अली। अब बात ये है कि अगर आप डरते रहेंगे और छुपते रहेंगे, या क्लास में जब टीचर आएंगी तो आप पीछे से डेस्क में से हो जाएंगे, तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा। इन द फ्यूचर फिर आपके लिए मुश्किल है। तो बेसिकली टीचर्स जो हैं, असातिज़ा जो हैं, जो कि सीनियर्स जो होते हैं, जो को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बताते हैं, तो वो आप ही के लिए अच्छा होता है। अगर कोई बता रहा है तो वो तो अपनी ज़िंदगी जी चुका है तकरीबन, उसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ कर लिए, तो देन उसके बाद आपको पढ़ाने सिखाने के लिए निकले हैं वो। लेकिन आपको सीखना है, वो आपको सिखा रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अपनी ज़िंदगी को और कामयाब ज़िंदगी तरीक़े से या दीनी तरीक़े से आप कैसे गुजारते हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, क्योंकि अब बात हो रही है बसेस की। तो कराची में चलने वाली बसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ जो है इलाक़ा करने जा रही हैं। सिंध गवर्नमेंट का बड़ा एक ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव है, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में आ रही हैं, और इंश्योरेंस होगी, मुसाफिरों की कितनी होगी, क्या होगी, कौन कौन कंपनीज़ में वेलकम हो रही हैं, किनके साथ बातचीत चल रही है, वफ़े के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। हम यहाँ हाज़िर हैं, आप वहाँ हाज़िर हैं, और हम जनाब अपने सीनियर रिपोर्टर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सुबह के आगाज़ में मॉर्निंग शो, और इस वक्त न्यूज़ बेस चल रहा है सिलसिला सारा, क्योंकि ख़बरें हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या होने वाला है, कराची में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, सिंध सरकार क्या कर रही है, और लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो ये फ़ायदे पे बात कर रहे हैं आज जो है, ज़रा बातें करेंगे ज़रा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपके लिए फ़ायदा हो। तो जनाब यकीनन उम्मीद है कि आप उठ
चुके होंगे और बहुत से जा चुके होंगे, दफातर की रुख होंगे, कोई अपनी कारोबार की जानिब रवा दवा होंगे इस उम्मीद के साथ कि आज ज़बरदस्त सा प्रॉफिट हो जाए, आज फ़ायदा हो जाए, आज कहीं बात बन जाए, आज थोड़ा इंक्रीमेंट की बात बन जाए, या फिर आज छुट्टी की बात बन जाए, बच्चों को थोड़ा घुमाना फिराना भी हो सकता है, या किसी शादी में जाना भी हो सकता है। तो तैयारियाँ भी उरूज पर हैं, तो किसी ने टिकट भी करवाना होगा, तो किस किस ने जाना, किस किस ने नहीं जाना, ये भी साथ होगा। एक अलग शुगल मेला होगा या फिर पिकनिक की प्लानिंग होगी। तो लाइफ में बहुत कुछ है। जो कराची आते हैं दूसरे शहरों से अपनों प्यारों से मिलने के लिए, तो वो कराची में आते हैं, सारे समंदर का रुख करते हैं, चरना आइलैंड का जाते हैं, हॉक्स बे का रुख करते हैं, सी व्यू जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, मुख्तलिफ मॉल्स जाते हैं, प्ले लैंड्स जाते हैं कराची में, और खाने इन्जॉय करते हैं बंस रोड के और दीगर इलाकों में जो चीज़ें बहुत मशहूर होती हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और कराची को याद ताज़ा करते हुए अपने साथ यादें वापस ले जाते हैं। तो जनाब ये सब सिलसिला है। यकीनन आज आप यहाँ मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्र कि आप कराची आए हैं और कराची को एक्सप्लोर ज़रूर करना है, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है अपनों के साथ और सैर करनी है। और नहीं भी है तो डोंट वरी, प्राइवेट टैक्सीज़ आ गई हैं, उसमें भी आप जहाँ जाना है बस आपने लोकेशन डालनी है और जिस लोकेशन पर आके पहुँच जाएँ, फिर देखें आपके लिए सब आसान हो जाएगा। डोंट वरी, कहीं जहाँ फिरना फिरें, कोई किसी टेंशन की बात नहीं है। तो जुम्मा का दिन है जनाब, जुम्मतुल मुबारक माशाल्लाह, एक मतलब फिर आपको जुम्मा का मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला खैर औफियत के साथ आज का ये दिन गुजारे। बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत का बसों में जो है सफ़र करने वाले मुसाफिरों को इंश्योरेंस फराहम करने का फ़ैसला किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जो है कंपनीज़ इसमें शिरकत करने जा रही हैं और उसमें बात की जा रही है इंश्योरेंस कंपनी से जो है वह बोलियाँ लगेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो है 6 इंश्योरेंस कंपनी से बोलियाँ लगवाने का तलब किया है। ना सिर्फ बल्कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी समेत 6 कंपनियाँ बोली लगाएंगी, जिसमें ना सिर्फ बल्कि 5 लाख रुपये विरसा को मिलेंगे। खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा न खासा को ऊँच नीच हो जाती है तो आपके विरसा को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा भाई, कोई रिपोर्ट आपके पास वाले से इस वक्त? जी भी मैंने ये खबर देखी थी और कल इसकी बहुत मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है सिंध गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है, तमाम जो रूट जिनको रूट्स मिलते हैं, जो बसें चलती हैं उसके ऊपर, और बहुत अच्छा फ़ैसला है। और जो बताया है कि 14 नवंबर को इसकी बोली लगेगी, 6 कंपनियाँ इसमें शामिल होंगी। और इसमें यह है कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं तो जो जिसको रूट परमिट मिलेगा वही इसका प्रीमियम अदा करेगा। अब ये यकीनी तौर पे जो टिकट होगी उसके अंदर शामिल जो आप लेते हैं बस का किराया, उसमें शामिल करेंगे प्रीमियम। और इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि अगर आप जा रहे हैं, कोई खुदा न खासा हादसा हो जाता है, आप ज़ख्मी होते हैं, तो ज़ख्मी के होने के ऊपर भी उसका जो ट्रीटमेंट के लिए वो भी दिया जाएगा कंपनसेशन। और साथ ही प्रीमियम अगर हम देखें कि कोई खुदा न खासा जाँ भाग होता है हादसे में, तो वो जो उस बस में होगा, सफ़र कर रहा होगा, तो उसको जो है एक टीम होगी कमेटी, उसकी पूरी चेक करने के बाद उस शख्स को जो है जो प्रॉपर वारिस होगा उस तक जो है जाँ भाग अगर कोई हादसे में होता है, बस के हादसे में, और उसमें सफ़र कर रहा होता है, तो 5 लाख रुपए उसको वो देंगे, एक माली मदद मिलेगी। अब ये है कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ सिंध में देखा जा रहा है। और आप सबसे पहली चीज़ देखें, कंसर्न ये है कि जो हादसात हो रहे हैं ख़ास तौर से कराची में, 7 अज़ला हैं, ट्रैफिक का निज़ाम आपने देखा हुआ है, और मतलब जिस तरीके से ये चला रहे होते हैं ना, इनको भी एक ट्रेनिंग देनी हुई। ठीक है आप ये करने जा रहे हैं, लेकिन आप अभी मैं आ रहा था, आप यकीन करें कि शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, तो बलोच पुल पे जो है वो रोड की जो कारपेटिंग को हटा के जो अब वो रातों रात जो बना रहे हैं। अब इसमें यह है कि इतना ट्रैफिक का फ़्लो, और जो आपके ट्रक हैं, डंपर हैं, हालांकि IG सिंध ने कहा है कि हैवी ट्रैफिक अभी रोड पे पीक आवर में नहीं आएगा, तो वो फास्ट लेन में इतना स्लो जा रहा है, वो इतने लोड के साथ, वे हादसे का सबब होते हैं। फिर ट्रैफिक होता है तो बस वाले भी ऐसे चलाते जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस आगाही में अगर ये कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ अब मैं तो आपको बताऊँ, ये तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे शजीर इनाम मेमन साहब ने रेड बस लाए हैं, वाइट बस लाएँ, ये सब तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इस पर तो हो जाएगा अमल दरामद। इंश्योरेंस का जो भी लोग उस पर सफ़र करेंगे, वो तो एक प्रॉपर कंपनियाँ हैं, रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, और वो तो कर लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रही हैं, जिनको रूट परमिट मिले हुए हैं, आपने देखा है कैसी हालत है बसों की, और जो चल रही होती हैं वो क्या वो देंगे, वो तो ये भी नहीं बताते हैं वो किराया कितना ले रहे हैं। सरकारी किराए से तो ऊपर ही किराया ले रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त अगर आप बस स्टॉप पे चले जाएँ कि जहाँ आप शो खींचिएगा जाके, तो एक पूछिएगा रेड बस का क्या किराया है, वाइट वाली इलेक्ट्रिक बस का EV जो बस है उसका क्या किराया है, और जो लोकल बसेस है, भेड़ बकरियों को तो जो जमा करके लेके जाते हैं, इसके ऊपर ना ट्रैफिक पुलिस, ना महकमा ट्रांसपोर्ट, ना आपका रूट परमिट या आपका जो बसों की चेकिंग करने वाला। आपको रूट पे सब कुछ चेक करना चाहिए। बसों की ऐसी हालत है, आप यकीन करें, जाके देखेंगे पत्थर रखा होता है ब्रेक के पास कि वो ज़्यादा ना दब जाए,
ठीक है। उसके साथ वो नीचे उसका, अगर आप बस में बैठेंगे तो उसका लोहे का जो घन 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 हिल रहा होता है, कैसे लगेगा बस के नीचे का वो गिर जाएगा फ्रेश। अब वो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप इंश्योरेंस पे जा रहे हैं तो प्रॉपर निज़ाम को भी तो बनाए ना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वाला जो, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर पे जा रहे हैं तो जो नई बसेस आई हैं, रेड बसेस है, आपका इलेक्ट्रिक बस है, और जो शजी इनाम मेमन साहब जो कर रहे हैं, आप देखें कि सबसे बड़ा ग्रीन लाइन जो चल रही है आपका नॉर्थ कराची से लेकर टावर तक, जो मतलब उसका जो नुमाइश तक जा रही है, वो भी हो जाएगी रजिस्टर्ड। अच्छा। रेड बस भी हो जाएगी। ईवी बस जो आ रही है मलिर कैंट से, आप भी अब बहरिया टाउन की तरफ भी चल रही है, वो भी हो जाएंगे वहाँ पे, वो इंश्योरेंस में चले जाएंगे, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी होगी। हुकूमत सिंध ने अगर ये लाए हैं, मुआहिदा कराया है, कंपनी आके उनसे आप इंश्योरेंस कराएंगी। लेकिन आप ये बताएं, आपने भी देखा है कितनी बसेस चल रही हैं, कौन कौन सी बसें, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाली करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब इसके लिए आप उनको रजिस्टर्ड करें। आप अगर पूछें जो भी महकमा ट्रांसपोर्ट से कितनी बसें हैं, कितने लोग हैं, कितने आपके पास क्या है, तो बस हमारा तो काम है ना, हम सवाल करें। मगर जब उनसे पूछा, अच्छा मैं मालूम करके बताऊंगा, या आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए डाटा ना। मगर जो आपके महकमे बने हुए हैं उनसे पूछें कि कितनी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट दी है। आप जाएं, जाके देखें, फ़िटनेस सर्टिफिकेट बल्दिया में देते हैं। अच्छा। और वहाँ वो कैसे देते हैं आपको जाके पता चल जाएगा। आपको कभी फ़िटनेस ऑफिसर से रोड पे नज़र आते हैं बस इसको चेक करते हुए? कभी नहीं, नेवर एवर। आप यकीन करें, यहाँ से बाहर निकलें, मतलब पाकिस्तान से बाहर निकलें, इवन के हम यहाँ इस्लामाबाद की बात करें, सही है, इस्लामाबाद में भी जाएंगे ना आप, तो आपको हैवी जो बसेस बड़ी वाली हैं और ये सारी, वो अंदर इस्लामाबाद में इन करने की इजाज़त नहीं, पता ही होगा आपको। पिंडी के पास रोक लेते हैं, और वहीं पे उसकी चेकिंग इतनी होती है कि क्योंकि वो मोटरवे पे चल रही हैं भाई, आप लगातार 100-120 पे चला रहे हैं, तो उसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे वो इदारा मौजूद है, वो देख रहा है। यहाँ पे आप जैसे बसेस चल रही हैं भीड़ बकरियों की तरह, आप लोगों को भर रहे हैं, और जब हादसा होता है तो हमारी जब टीम मूव होती है तो यकीन करें, मैं वो जो वीडियो आती है हमारे पास, तो बिल्कुल दिल ख़राब हो जाता है। जिस तरीके से कुरंगी वाले में देखें, नुमान भी कितनी दफ़ा गए होंगे, मैं भी गया हूँ फील्ड में, जब हादसा होता है हमें फ़ोन आ जाता है तो हम रास्ते में होते हैं तो देखते हैं। आप इनसे भी पूछें, जब देखते हैं यकीन दिल बैठ जाता है, किसका भाई, किसका बेटा, किसका बाप, वो बस इतनी स्पीड में जाके मारता है, वो गाड़ी हो या बाइक वाला, वो बस में जो बैठे हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं, ये होता है। लेकिन प्रॉपर एक अच्छी चीज़ स्टेप करने जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट बसेस वगैरह ये सारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इनको आप खुदा के वास्ते रजिस्टर्ड करें और इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें ट्रैफिक पुलिस के थ्रू, और उनको बताएं कि किस तरीके से चलती, कौन से ट्रैक में चलनी चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं, ये वजह बनते हैं हैवी ट्रैफिक वाले, बसेस वाले, जो कराची में हादसा हो रहे हैं। अल्लाह ताला अपने रहम करम फरमाए। नुमान भाई, हम बात करेंगे आगे चीज़ों की, और ख्याल करें, एहतियात करें, और गुजारिश है कि जिस तरह आते उड़ते हैं, सफ़र जिस चीज़ में करते हैं, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, जिस तरह अपने लिए रखते हैं ऐसे औरों के लिए भी रखें, फिर देखें आपको कितनी बरकत होगी। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। नुमान भाई, मुझे बताएं, कराची समेत सिंध के साहिलों पर मेहमान परिंदों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और साल 2023-24 में 5 लाख से ज़ायद परिंदों ने सिंध की आबगाहों का रुख कर लिया है। अच्छा, कराची, आप इसको आप क्या कहेंगे कि यहाँ ये एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ ना सिर्फ इंसान ही मुसाफिर बनकर यहाँ पर आते हैं, डेरे जमाते हैं, काम करते हैं, बल्कि इसमें परिंदे भी शामिल हैं। सही। और कराची के जो दीगर साहिल हैं, क्लिफ्टन है, हॉक्स बे है, सनस्पिट है, व दीगर जो ऐसे साहिली इलाके हैं, वहाँ पर ये परिंदे आते हैं और लाखों की तादाद में इनकी तादाद होती है। और अब ये सिलसिला थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हम माजी में देखते हैं कि 10 लाख 12 लाख परिंदे आते थे, अब ये सिलसिला 5 लाख पर आ गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि 7 लाख थे, 8 लाख थे। अब ये परिंदे ना कम होते जा रहे हैं, और मौसमियाती तब्दीली से आप कह लें। अच्छा, ये जो परिंदे सफ़र करते हैं ना, इसकी असल वजह यह है कि वो सख्त मौसम, जो कि वस्त एशियाई जो ममालिक हैं, सेंट्रल रियासतें हैं हमारी, जिनमें रूस है, चीन है, और यूरोप के कुछ ममालिक शामिल हैं, तो ये वहाँ से ट्रैवल करते हैं जहाँ पर -30 से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, जहाँ बर्फ़बारी का लेवल ये होता है यकबस्ता, हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि इंसान भी पनाह मांग रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, परिंदे ये बरास्ता अफ़गानिस्तान के सफ़र करते हैं। अच्छा। और फिर कराची के साहिल पर सितंबर के आखिर से इसका सिलसिला शुरू होता है, जो कि अब नवंबर में, और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इनकी वापसी होती है, जैसे ही गर्म मौसम शुरू होने लगता है। तो
कराची ऐसे परिंदों का भी इस्तकबाल करता है और उनको एक ऐसे मौसम जो है वो फराहम भी करते हैं और साथ ही इनके लिए जो है वो एक अच्छा एक साजगार मौसम रहता है कराची में। तो इसीलिए हमारे साहिल पर ये लोग आते हैं। इनमें मुख्तलिफ इसके नाम भी रखे गए, वो नाम मैंने निकाले हैं ज़रा, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कहते हैं लाल सर वाला। जो कराची मुकामी लोग हैं वो इसे कह रहे होते हैं कि लाल सर वाले आ रहे। हाँ। चाकरो नाम रखा है और इसके अलावा बनारो और चीकलो, भंगोश, कोंज, तलवर, तो ये सारे परिंदे हैं जिनके नाम इलाकाई सतह पर रखे गए हैं। और दरियाए सिंध से होते हुए ये जितने भी हमारे जो इलाके आते हैं ना फिर समंदर की तरफ, तो ये उन मकामात पर डेरे जमाते हैं और यहीं पर रहते हैं 3-4 महीने और उसके बाद ये फिर अपनी अपनी जगहों पर जहाँ से सफ़र करके आए होते हैं। ये भी सही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि हम ये भी देखते हैं कि इसमें हफ्ता इतवार को जो है वो परमिशन होती है कि आप शिकार वकार कर सकते हैं अगर ख्वाहिशमंद है आप शिकार के। तो मैं वो पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था मुसाफिर परिंदे हैं, मुसाफिरों का शिकार करेंगे आप। शिकार करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन ये खैर अगर परमिशन दी जा रही है, सोच समझ के दी जा रही हो, नो जो शिकार कर रहे हैं तो खैर शिकार तो करें जो भी है, लेकिन ये कि परिंदे आपके मेहमान हैं तो उनका ख्याल रखें। और हाँ, पाल वाल लें, घर में रखें, जो ज़रा उनकी चहचहाना से बड़ी ज़बरदस्त सिलसिला रहता है। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कराची के ट्रैफिक सिग्नल में कुछ फ़नी ख़राबी हो जाती है। ये फ़नी ख़राबी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अब तो रिमोट कंट्रोल हो चुकी है दुनिया, माना आ चुका है। अब मतलब ऑफिस में बैठ के कंट्रोल किया जाता है। और लेकिन आई डोंट नो कि वाई के अभी तक स्टिल हम वही 1901 में अभी तक सॉलिड से ये कहना पड़ रहा है कि हम क्यों हैं, जबकि सारे सिस्टम है, सारे इदारे हैं और महीने की तनख्वाहें भी मिलती हैं और माशाल्लाह इंक्रीमेंट भी लगते हैं सालाना बजट जब आता है। लेकिन इसके बावजूद फ़ंड भी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद फ़ंड आने के बाद आया कि वो फ़ंड किस तरीके से कहाँ कब कैसे लगता है, तो वो हमें दिखाई तो देता है। ये बात नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे वो फ़ंड कहाँ जाता है, नहीं साहब, आप माशाल्लाह बहुत काम करते हैं आवाम के लिए। लेकिन आया कि ये वो चीज़ें जो इंसानी जान के लिए बड़ा एक वो है सिलसिला, उसको महफूज बनाने के लिए। तो यहाँ मैं ब्रेक पे जाऊँगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर बात करेंगे सिग्नल की ख़राबी में कितने सिग्नल ख़राब हैं और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे वेरी वेल अबाउट, बट ये कि जो सही ऑथेंटिक ख़बर है वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से हम बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल में तो आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसको ज़रा सच की बुनियाद पर बात करेंगे और आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली एक बार फिर खुशामदीद करेंगे और वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर अपनी टीम के साथ। और हमारी टीम जो MCR में TX में लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं और संभाल रहे हैं इस प्लेन को, यानी कि जहाज़ को जिस पे हम बैठे हुए हैं। हम तीनों सवार हैं और आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम कोशिश करते हैं इस जहाज़ को अच्छे तरीके से हम जो टेक ऑफ तो कर लिया, आप लैंड भी करेंगे जब 12 बजे। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं अल्लाह ताला आपका सफ़र खैर ऑफिस कहाँ मिलो। जनाब अली तो बात करें सफ़र, हवाई सफ़र होता है, एक ज़मीनी सफ़र होता है, ट्रेन का सफ़र बड़ा मज़ेदार होता है। स्कूल लाइफ में बचपन में जब हमारे मामा पापा जो है वो सैर कराते थे कि चलो जी आओ लाहौर चलते हैं, मुल्तान चलते हैं, तो वो ट्रेन में जाना और हैदराबाद से वो रबड़ी की आवाज़ का आना, मुल्तान से मुल्तान के सोन हलवे की आवाज़ का पैदा होना ना सिर्फ, बल्कि अगर हम बात करें तो लाहौर के तो खानों और वहाँ की जगहें और तारीख़ी इमारत और फिर वहाँ की सैर करना, मीनार पाकिस्तान, बादशाह मस्जिद और किला शीश महल से होते हुए अपनी यादों को उस मोबाइल की स्क्रीन या फिर उस ज़माने में 36 का एक आप याद होगा एक रोल होता था 36 का, और 36 पिक्चर्स होती थी। बाइला को एक 2-3 तस्वीरें एक्स्ट्रा निकलती थी, बड़ी खुशी होती थी। हम कहते चलो ट्राई करते हैं यार। और बस वो एक ही मौका होता था जिसमें आपने सब एक साथ होकर सब कहते रेडी, किसी ने आँखें बंद नहीं करनी है और सब स्माइल करें, चीज़ और समथिंग लाइक, और फिर वो तस्वीर खींचते थे। फिर वो डेवलप होने के लिए जो है वो फ़ोटोग्राफ़र के पास जाती थी। तो वो एक सिलसिला था, हर तरीके से हर सिलसिला जुड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ और रोज़गार भी लोगों को मिल रहा था। अब जिद्दत आ गई है, मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर खींचते हैं और फ़ौरन से आपके सामने आ जाए। जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ वो जो इंतज़ार था बड़े मज़ेदार इंतज़ार था और वो एक वेटिंग होती थी, एक वक्त पता चलता था, दिन गिनते थे, घंटे गिनते थे, यार वो उसने परसों का कहा है। या अगर आप टिकट या ट्रेन की तरफ जाते, गाड़ी आपके और अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, कोई फ़ोन आ गया, फ़ोन भी करना होता था तो वेट करते थे, या फ़ोन फ्री हो तो फिर मैं अपने दोस्त से, अपनी बहन से बात कर सकूँ। तो हर चीज़ का इंतज़ार, न सिर्फ हम बात करें घर के डोर स्टेप पर आपकी टैक्सी आ जाती है, वरना ये होता था कि
आप घर से निकलते थे, बस स्टॉप तक जाते थे, बस का इंतज़ार करना, बस में बैठना, जाना आना सब कुछ होता था। और फिर सफ़र करना वो एक अलग, फिर वहाँ से वॉक करके उसके घर तक जाना, अगर किस साहिब से था तो वो टैक्सी रिक्शा भी कर लिया करता था कि उसके घर तक जाने के लिए। तो चीज़ें हैं, और जब चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें यादगार बन जाती हैं। जैसे टीवी का एंटीना और एंटीने का सिलसिला का जुड़ना है, एंटीना घुमाना और चैनल्स को वापस लाना, और भाई ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया सर, दोबारा से ठीक कर लो, नहीं यार अभी नहीं आई, यार दूसरा चैनल कैच कर गया। ये सारी वो बातें। रेडियो की बात करें तो दादा के कोने में बैठ के रेडियो सुबह सुबह सुनना, और जुम्मे के दिन ख़ास क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो मेरे दादा जो थे वो सुबह की ख़बरें रेडियो लगाया करते थे, AM, और AM पे वो ख़बरें सुनते थे, और रेडियो पाकिस्तान चलता था और ख़बरें सारी ऑथेंटिक होती थी। AMW, हाँ AMW करके होता, हाँ ये भी। तो ये चीज़ें जो इंसान बचपन पास लाइफ, जो ये बड़ा सुनहरी दौर था 90s का। लोग अक्सर कहते हैं 80s 90s का जो वक्त था वो बड़ा मज़ेदार। जो आज की जनरेशन डिजिटलाइज हो चुकी है, मैं समझता हूँ, तो वो इन चीज़ों, अब वो अपने हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। तो दादा का बैठना, और वो जब इख्तिताम होता था, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ का वक्त भी होता था, उससे पहले जो है वो दुरूद शरीफ चलता था, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लाइक वो आपने याद होगा, बड़ा खूबसूरत था, जिसमें आतिफ़ असलम ने अपने जो है वो हमद में के आखिर में उसको पढ़ा है उन्होंने, तो उसको याद को उन्होंने भी ताज़ा किया अपनी बचपन लाइफ, पास लाइफ को। तो चीज़ें होती हैं, सफ़र करते हैं और सफ़र गुजर जाता है। हम कहते हैं आज की बात थी, कल की बात थी, और पता नहीं चलता, हम यूँ बड़े हो जाते हैं कि आज हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, खुशियाँ दिखाए, और वक्त बड़ा मज़ेदार होता है। सफ़र करें, सफ़र तो हम बात करते हैं सफ़र की, तो वापस आते हैं। सफ़र जो है बड़ा ज़रूरी है, तो कहीं भी जाएं आपको रिफ़्रेश कर देता है, तरोताज़ा कर देता है। नुमान भाई, शो भाई, हम कहीं भी जाते छुट्टी लेते हैं ना, हम काम करके थक जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार कहीं का रुख करें। तो अशरफ भाई, आपका कोई, आपने बताया कि तो बाहर ममालिक में, पाकिस्तान कराची से बाहर कौन कौन कहीं रुख करते हैं घूमने फिरने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए? नहीं, मतलब पहले गए थे जब शादी वगैरह नहीं। अच्छा, शादी से लेकिन अब जो है फैमिली के साथ जो है मैं जैसे कि कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर गया हूँ मैं, नारायण कागान गया हूँ। और गर्मियों में तो ये ज़बरदस्त जगह होती है। अभी हमारे एक साथी गए हुए थे, तो उन्होंने जब बर्फ़बारी हुई, जो हालात बताए, मैंने नहीं, सर्दी में नहीं जाना यार, वो क्योंकि वो ये होता है कि मुझे भी, मेरे बेटे को भी सांस का थोड़ा सा है कि आप जब हायर मतलब उस पर जाते हैं पहाड़ी इलाकों, तो सांस लेने में मुश्किल होती है। और जब ज़्यादा बर्फ़बारी या ज़्यादा ठंडक होती है तो आप हीटर चलाते हैं, तो हमारा सेंस ये होता है, तो हीटर चलाते हैं तो ऑक्सीजन जल जाती है, तो फिर सांस लेने में मुश्किल, पे सर में दर्द, ये वो, तो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। मगर अभी जो देखा तो उनको वीडियो में देख के खुशी हो रही थी कि जाना चाहिए, लेकिन जो सर्दी का उन्होंने बताया रात को माइनस चला जाता है। मैंने कहा नहीं यार अभी हम तो यहाँ तरस रहे हैं कराची में कि सर्दी हो, और पता नहीं कब होगी सर्दी का। पता है नुमान भाई कुछ, आप कहाँ जाते हैं, मुझे पहले बताएं। बेफिक्र है, आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ जाएगी, आती है। मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, थोड़ा सा आगे चले गई हैं सर्दियाँ, लेकिन आएंगी, ज़रूर आएंगी। अच्छा, आप मेरे घूमने की बात करें तो आप बताएं। अभी गए थे हम, अभी जुलाई में गए थे हम, नारायण जाना था हमें, और हम कपड़े लेकर गए थे अच्छे खासे, कि हमें लोगों ने बता दिया था कि सर्दी होगी, लेके जाना। अब जब हम यहाँ से सफ़र हमने आगाज़ किया तो वो गर्मी से सिंध के इलाकों से निकले, लाहौर में आए, वहाँ भी गर्मी, शदीद गर्मी पड़ रही है। आगे गए थोड़ा, यहाँ गए रावलपिंडी, फिर उसके बाद खाया था, पिंडी का पुलाव खाया था, पिंडी का पुलाव स्टेशन के पास। हमें नारायण जाना था, वक्त कम था, छुट्टियाँ कम ली हुई थी हमने ऑफिस से, 5 दिन की छुट्टियाँ थी हमारे पास। तो हम फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद से हम, अच्छा इस्लामाबाद में भी गर्मी पड़ रही है, हमें गर्मी लग रही है वहाँ। उसके बाद हम मानसहरा गए, हरीपुर गए, हाँ जुलाई में, वहाँ भी गर्मी। मानसहरा का हम मतलब चढ़ने लगे, हम एक जगह से, इस स्पॉट से हमें यहाँ पर चीज़ें छोड़ के नारायण जाना है। तो हमने बोला यार इतनी गर्मी है, कपड़े थोड़े कम लेकर चलते हैं, थोड़े नारायण वहाँ पर भी ऐसी गर्मी होगी, थोड़े कपड़े हम कम लेकर गए, और संभालना भी तो है ना यार। हाँ, अब वो घूमेंगे हम, ट्रैकिंग करेंगे, तो ये कपड़े संभाले हमने छोड़ दी। अच्छा, वही पहने और चलेगा। ठीक। जैसे ही हमने बालाकोट को क्रॉस किया है जुलाई में, वाह वाह वाह, ओह वहाँ जो सर्दी लगना शुरू हुई है, कहाँ जुलाई में, पानी के साथ। जुलाई में 25 जुलाई का टाइम है, 25 जुलाई है, और उस वक्त इतनी सर्दी, वो बर्फ़ का पानी आ रहा है। हम अपना कैमरा लेकर गए थे DSLR, कपकपाट, तो वो कैमरा नहीं चल रहा नहीं, सर्दी की वजह से। हाँ, वो जो दरिया जा रहा है वहाँ से बर्फ़ानी पानी जो आ रहा है बर्फ़ के पिघलने के, उससे वो इतना ठंडा पानी कि आप, मैंने उसमें कदम रखा है, मैंने बोला इसके अंदर मैं पिक्चर खिंचवाऊंगा, अंदर जाके खड़ा हुआ, मेरे पाँव सोने हुए। नहीं यार, बहुत सर्दी, और जो इंजॉय करने का नारायण को मौसम है ना, वो मैंने ये महसूस किया कि वो जुलाई है। यानी कराची वाले अगर जाएं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा, कपड़े लेकर जाएं, कहीं मत छोड़ें।
और इन बातों में ना आए कि हाँ भाई मानसरा में गर्मी लग रही है, छोड़ के ना जाएं, लेके जाएं कपड़े आगे। कपड़े लेके जाएं, छोड़ के ना जाएं, मतलब उससे मांगते बहुत बुरा लगेगा। तो कपड़े लेके जाएं, पूरे लेके जाएं, और जो जो रखे लेके जाएं, अपने लिए लेके जाएं, और साथ चाहे तो दूसरे वाले के रखे ले जाएं, ताकि उसका भी भला हो, क्योंकि वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो सर्दी लगती नहीं है। कम कुछ कराची में लड़के होते हैं हमारे, वो कहते नहीं लगेगी नहीं यार, मैं ऐसी वहाँ जाके यकीन जाने मैं यही सोच के जा रहा था, और मैं अपने दोस्तों को कह रहा था यार मैंने आबशार में नहाना है, आबशार में नहाना है। जब वहाँ गए हम, वो आबशार देखा, नहीं नहाना। उनकी हालत उसके करीब खड़े हो गया, हमें सर्दी लग रही थी। ट्राउट फिश खाई थी? नहीं, फिश कुछ खाने की ऑपोजिट चलती है। नहीं पानी में ऑपोजिट चलती है सर भाई? नहीं खाई? बिल्कुल सी फूड तो बताया मैं नहीं खाता। अच्छा आप नहीं खाते, मना है आपको? नहीं एलर्जी हो जाती, खासतौर प्रॉन वगैरह से। तो अलग ही हैं, जो डॉक्टर ने बताया था लाखों नहीं करोड़ों में कोई एक होता है उसको सी फूड से। अच्छा। ये जो बता रहे थे ना, वो मुझे याद आया, जो नारायण कागान को देखा होगा आपने, वो कोल्ड ड्रिंक भी अंदर रख के आप ठंडी। जी। अच्छा मैं बैठा हुआ था, वो चारपाई थी, वो मंगाए पकौड़े वकौड़े, बैठ के खा रहे। हमने कहा नहीं यार पानी में पैर डालते हैं, डाल दिया, उसके बाद जो लग ही नहीं रहा था पैर कहाँ गया। सुन हो जाता है, सुनना गायब। अच्छा अब हिम्मत नहीं हो चलने का, पता ही नहीं चल रहा ना। वो आगे बिल्कुल जैसे नहीं होता है, दांत आप निकलवाने जाएं तो इंजेक्शन लगाते हैं आपको सुन करने के लिए, वो बिल्कुल ऐसे सुनना। अब मैं यूँ मार रहा हूँ, मैंने पैर को क्या हो गया बिल्कुल, क्योंकि जमा देता है ना, और इतना ठंड, क्योंकि बर्फ़ का पानी, मतलब बर्फ़ जब पिघल रही वो पानी आ रहा है, और मगर सीरियस वो पानी आप पिए ना, वो सही मिनरल है वैसे, वो पूरा मिनरल वाटर। बड़ी खुशी से मैं पानी में गया और बड़ी खुशी से बाहर भी। ओके जनाब अली, तो घूमना फिरना होता रहता है, और घूमे ज़रूर ताकि आप फ्रेश हो जाएं। जिस तरह आईटी में लोग अपना जो है ना, जो कंप्यूटर चलाने वाले हजरात, सॉफ्टवेयर वाले, वो कीबोर्ड उनका तो F5 होता है, तो वो अपने कंप्यूटर के सिस्टम को फ्रेश कर देते हैं। तो हमारा F5 जो है ना, वो घूमना नारायण कागान है। कोई नारायण जा रहा है, कोई कागान जा रहा है, हम मरी जा रहे हैं, हम अब्बा के साथ बेटा मरी चलते हैं, वैसे वापस आ जाएंगे। ओके फाइन जनाब अली, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर मैं बात कर रहा था क्योंकि सफ़र था, सफ़र निकल गया, फिर ट्रैफिक सिग्नल, अब अंडर पास बन जाते हैं, सिग्नल को निकाल दिया जाता है, ब्रिजेस बन जाते हैं। कराची में अभी भी जो है तकरीबन 64 सिग्नल्स जो हैं बेचारे सो रहे हैं, बेचारे ख़राब है, उनकी तबीयत नासाज है, क्योंकि मौसम की तब्दीली है, जैसे हमारी तब्दीली हो गई, और 74 सिग्नल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। 138 ख़राब सिग्नल की वजह से कराची का ट्रैफिक का निज़ाम इधर और उधर हो रहा है। अगर देखिए ना, कराची में 2 हैं एरिया, एक आप DHA में कहीं भी चले जाएं, जगह जगह पे लगा दिए, सारे सिग्नल चल रहे हैं निकाल के वहाँ। और उसमें ये कैमरे भी लगे हैं उधर, कैमरे भी लगे हैं, और साथ में आप टाइमर लगा हुआ है, जो जल्दी होती है ना, जिसको बिल्कुल सिग्नल बंद हुआ, वो इधर से उधर भाग रहा है किसी तरीके से निकल जाऊँ ना मैं, तो उसके लिए टाइमर भी दिया हुआ ना, 60 सेकंड 50 सेकंड के, आप 50 सेकंड आप वेट कर लें। तो एक आपको मतलब कि वो सुकून देने के लिए होता है कि हाँ भाई 10 सेकंड रह गए, 15, तो सुकून में आप ठंडे होकर खड़े रहते हैं ना। हमारे यहाँ जो आप ख़ास तौर से देखें, आप डिफेंस और ये सारे जो एरिया हैं, वहाँ पे तो है कोई कैंटोनमेंट एरिया होता है, और वहाँ पे इस पर अमल दरामद। लेकिन शहर में आप देखें, अब मैं गुलशन में हूँ, गुलशन में जैसे 13 डी पे हैं, वो अब लाइन से स्कूल हैं। मैं 2-3 दफ़ा ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं यार आप KMC को बोले हैं, हम क्या करें, हम तो शिकायत करते हैं, मतलब लाइन से स्कूल हैं। और आप 13 डी पे हैं तो मोची मोड़ है, फिर उसके बाद आपका रब मेडिकल वाला है सिग्नल, वो सारे सिग्नल लगे हुए हैं, ये नहीं कि नहीं है, खंडरात नहीं है, सिग्नल लगे हुए चलते नहीं है। और वो ये होता है कि जब ट्रैफिक स्कूल टाइमिंग होता है, रोज़ बच्चों को छोड़ने जाता हूँ, तो ऐसा होता है, क्योंकि माशाल्लाह कराची की आवाम तो दी ग्रेट है ना, रुकना तो है नहीं। अब वो इधर से भी रॉन्ग वे भी आके सब सामने खड़े हो, खड़े रहो। अब स्कूल का टाइम हो रहा है, अब वो 8 बजे या 7:30 बजे लगता है, तो अब चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जाएंगी, कहाँ से जाएंगे? तो इनका सेंस, हम इतनी जदीद कौम है, आपने कराची की बात की, हम इतने जदीद कराची वाले हैं सर, ब्रिज से अगर 80 की रफ्तार पर उतर रहे हैं ना, और आगे पता सिग्नल रेड हुआ है, तो ये नहीं कि उसको ब्रेक नहीं देखते हैं, वहीं से ना एंगल बना रहे होते हैं कि कहाँ मुझे जगह मिलेगी 80 की रफ्तार से नहीं। मगर इसके साथ बताऊँ, आप गाड़ी भी चलाते हैं और इधर उधर जाते होंगे, आप सिर्फ वाहिद कराची है, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी एक आदत है कि वो ब्रिज है, ब्रिज जैसी आ रहा है ना, अब अंडर पास में अगर मैं जा रहा हूँ बिल्कुल स्लो हो जाओ, तो आप कराची वालों को देखेंगे अंडर पास जहाँ, क्योंकि यकीनी तौर पे माइंड क्या होता है, जब अंडर पास में आप जाओ यकीन वो स्पीड बढ़ाएगा, और उसी वक्त अंडर पास में ही वो एक टहलता हुआ नज़र आ जाएगा, आपको रोड क्रॉस कर रहा है। अंडर पास से आप निकल रहे हैं, वो फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता है, ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ब्रिज जहाँ पे एंड हो रहा है, उतर रहे हैं, वहाँ पे आपको कभी भी एक छोटा सा एक मशवरा है कि कभी भी आप रोड क्रॉस नहीं करें, क्योंकि गाड़ी जब ऊपर नीचे उतर रही होती है, यकीनी तौर पर उसका माइंड सेट होता है बस अब तो मैं रॉकेट हूँ मैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ब्रिज हो या अंडर पास हो, उसी वक्त, और सिग्नल जैसे आप बोल रहे हैं माशाल्लाह से, सिग्नल पे तो 138 सिग्नल, हाँ
टोटल जो कराची शहर के हम देखें KMC इसको देता है, लेकिन जो पैसे हैं अगर अदायगी नहीं हो तो तब भी बंद होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ 64 सिग्नल जो 64 सिग्नल का भी अगर इशू देखें तो बुनियादी वजह ये होगी कि भाई उनका बिजली काट दी होगी, पेमेंट नहीं हुई होगी, यही वजह है। मगर ये है कि इससे क्या होगा कि आपको जो ट्रैफिक के कंट्रोल फ्लो में सांस मिलेगा ना, तो वो ट्रैफिक चलता रहेगा। हम जब सांस ही नहीं लेने देंगे, एक चौरंगी क्यों बनती है, कभी आप सोचिएगा, चौरंगी इसलिए बनती है कि गाड़ी आ रही है, 4 रोड आ रही हैं, यकीनी तौर पे चौरंगी 4 रोड उसको मिला रही होती है। अब वो यूँ घूम घूम के अगर आप गाड़ी सिर्फ चलाते रहे ना, वो चलती रहेगी। सही। अब अगर आप चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जाएंगी ना, उस चौरंगी पर बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। चौरंगी का मतलब ये था, ये फ्लो चौरंगी बनाई है, इधर से आया, इधर से घुमा, इधर निकल गया, उधर आया, उधर, ये चौरंगी चल रही है। चौरंगी, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप कभी ब्लॉक नहीं होता था, क्योंकि चौरंगी मकसद ही है ना, 4 रोड आ रही है चारों तरफ से, उसको आप कंट्रोल करने के, चौरंगी से आया वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, जिसको जहाँ पे भी जाए। मगर यहाँ पे आप ट्रैफिक को अगर सांस नहीं लेने देंगे तो आपका ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं होगा। तो इसके लिए जो ये है कि जो सिटी 21 ने खबर दी है, और ये सिग्नल चलने चाहिए, जो डिफेंस में चल रहे हैं, कराची का ही हिस्सा है, तो बाकी शहर में जो हिस्से हैं, गुलशन में हैं, दीगर इलाकों में हैं, शाह फैसल पे हैं, इधर उधर हैं, तो वो चलने चाहिए। सर ज़बरदस्त उम्मीद की दुनिया कायम है, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम जो है, जो सिग्नल जो एक तरफ हो गए हैं वो बीच में सब जगह फैल जाएँ जब ज़रूरत है। हमें याद है नागा चौरंगी था, सखी हसन चौरंगी थी, केडी चौरंगी, मतलब ये सारी चौरंगियाँ थी। अभी चौरंगियाँ तो बन गई हैं, और चौरंगियाँ तो गायब हो गई हैं, लेकिन उन चौरंगियों में सिग्नल, अंडरपास, ब्रेक शेक सब हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम फंस जाते हैं। तो हमें खुद भी थोड़ा ख्याल करना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अशरफ भाई, नुमान भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लेकर आए और अपने तज़िया किया और ख़बरों के ऊपर बड़ा एक डिटेल बातचीत की, और हमने कोशिश की एक दूसरे के साथ बातें शेयर करने की अपने ड्राइंग रूम में, ठीक है। तो हमारे मेहमान आए हुए थे, तो ये हमारा ड्राइंग रूम था, तो इस ड्राइंग रूम में हमने अपने मेहमानों को बिठाया था। एक होता है ना, घर का एक हिस्सा होता है जो एक मेहमानों के लिए होता है, तो ये भी एक हिस्सा है जिसमें मेहमानों को हम बुलाते हैं और हम बैठ के देख लेते हैं। सर थैंक यू वंस अगेन, जज़ाकल्लाह, खुश रखें। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। कहीं मजे अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी से वापस आ जाएँ, क्योंकि वैसे तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन इस तरह तो कह सकता हूँ कि वापस आएँ, फिर बहुत सी काम की बातें हमने करना बाकी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए और आपके लिए। वफ़ा। जनाब अली, वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। जनाब अली, आप वहाँ हाज़िर हैं और हम यहाँ हाज़िर हैं। हम एक और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट सब में होता है और कूट कूट कर भरा हुआ होता है। डिपेंड करता है कि उस टैलेंट को सामने वाला किस आँख से देखते हुए और उसको आगे लोगों तक पहुँचाते, यानी कि उसको लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हुए उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में टैलेंट है और आप समझते हैं कि यार ये मेरे अंदर काबिलियत है, और बहुत से लोग, मेरे बड़े बूढ़े पेरेंट्स या आपके असातिज़ा ये कहते हैं कि यार आप ये काम कर सकते हो, तो यकीन जाने फिर आपका हौसला और बुलंद हो जाता है। आप फिर चाहते हैं कि जनाब अली क्यों ना कि इस काम में हम पेशरफ्त करें, इस पर काम किया जाए। फिर अपनी टीम बनाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अकेला इंसान कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अकेले ही सब कुछ होते हैं, जिनको शायद हरफन मौला भी कहना मुनासिब रहेगा। तो हरफन मौला होते हैं, हर काम में अपना महारत रखते हैं, और वो समझते हैं कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो कर लेते हैं। बस एक सपोर्ट चाहिए होती है, एक थपकी चाहिए होती है, और उस थपकी की बुनियाद पर एक पुशअप चाहिए होता है, जिसकी बुनियाद पर आप जो है आगे निकल जाते हैं और फिर लोगों की खिदमतें करते हैं। आप ना सिर्फ बल्कि लोगों की खिदमतें करते हैं, आप हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल पैरा होते हैं। ना सिर्फ बल्कि क्योंकि हुकूकुल इबाद आप लोगों के साथ, लोगों के लिए काम करते हैं, जुड़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और बिला मुआवजा आप काम करते हैं। तो आज हमारे एक दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर की हैसियत रखते हैं, दोस्त आगा दोस्त मोहम्मद साहब, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, एक कारोबारी शख्सियत भी हैं आप हैं, और लोगों को खिदमतें कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की हैसियत रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि किस ट्रैक पे पहले गए, कारोबार में पहले एंट्री की थी या खिदमत, क्या हुआ था? थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने 2010 में सिंध में सैलाब आया था। अच्छा। तो तब से मैं कोशिश करता था बिज़नेस करने की, भी सीख रहा था समझें। तो वहीं से फिर देखा कि ऐसे हालात हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी मेरी हैसियत थी तो उसी के मुताबिक मैं थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प करता था। अच्छा। जी हाँ, तो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू चल रहा था, मतलब समझें कि एक फैमिली में है एक चीज़ तो वहीं से ही सीखी है समझें। तो बस उसी दौरान मैं ये काम करता रहता था। लेकिन अभी फिर जो 2022 में दोबारा से सैलाब आया था सिंध में, यहाँ से फिर मैं दोबारा से
एक्टिव हुआ, क्योंकि मेरा बिज़नेस भी स्टेबल हो गया था। तो मैंने सोचा अब तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा कि उस इलाके में जहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली, इंटीरियर सिंध में, मैं नाम ले सकता हूँ? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो शिकारपुर वहाँ पे सिंध में एक सिटी है, वहाँ से मतलब ये पूरा इलाका सुल्तान कोट आता है, ये बिल्कुल पानी में ख़राब हो गया। अच्छा। तो वहीं से मैंने स्टार्टिंग ली। तो वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था इस तरह, जो भी वहाँ पे काफ़ी लोग थे। तो बस मैंने वहीं से स्टार्टिंग ली, तो बस वो कंटिन्यू हो गया इस तरह। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोगों ने भी मदद की, लेकिन मैं खुद इंडिपेंडेंटली करता हूँ। अच्छा। मेरा कोई टीम वर्क नहीं है इस तरह। अच्छा। ना ही मेरी कोई एनजीओ है, ना ही मैंने किसी को अपना नंबर या अकाउंट नंबर दिया है कि मुझे पैसे भेजें। मेरी हैसियत के मुताबिक जो भी कर सकता हूँ, चाहे वो 10 लोगों की हो, 20 की हो, जितनों की भी मदद कर सकता हूँ मैं करता हूँ इस तरह। जी, बड़ा अच्छा यार, माशाल्लाह। यानी कि आपने हिम्मत नहीं हारी, और एक जो बैकग्राउंड शजरा है जो आपकी फैमिली का है, लोगों को इस सपोर्ट है, तो सभी एक दूसरे की खिदमत करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन किस तरीके से। अच्छा, ये भी बात होती है कि अल्लाह ताला किन किन लोगों को चुनता है लोग अपने लिए, दूसरों के काम करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे। ये भी बड़ा एक वो होता है कि हम समझते हैं यार मैंने ये कर दिया। नहीं, देखिए हम तो वसीला हैं। वसीला है, बिल्कुल, जाहिर सी बात है वसीला हैं हम लोग। लेकिन ये मैं कहूँगा कि शायद मैं थोड़ा सा मतलब खुशकिस्मत कहूँगा ख़ुद को कि शायद मेरे दिल में ये चीज़ आई है अल्लाह की तरफ से। बाकी मेरी हैसियत तो नहीं है, जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से ये सब हो रहा है, मैं तो यही सोचता हूँ। हकीकत है, हर चीज़ अल्लाह 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 कर रहा है। हम कहते हैं हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, मैं यहाँ जाता ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता साहब। वो सब चीज़ें प्लांटेड होती हैं, दुनिया में आने से पहले ही सारे मामला लिख दिए जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन ये कि बस थोड़ी हरकत करेगा इंसान तो उसमें बरकत आएगी। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत करना चाहिए। अच्छा, तो शिकारपुर आप जो है, जी हाँ, उसके बाद फिर बस फिर मैं कंटिन्यू, अभी मैं कराची से बलूचिस्तान मैंने कंटिन्यू काम करता हूँ मैं। अच्छा। इस वक्त भी। जी हाँ, आप इवन कराची में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे या डेफ बच्चे होते हैं, उनको अब ये चीज़ें बार बार बताना भी मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ उनको। या कुछ मदरसे हैं, जो भी चीज़ की जिसको नीड होती है मैं कोशिश करता हूँ जितनी मेरी हैसियत वसीला है। बने ना। जी हाँ, बस हाँ, वसीला अल्लाह ताला ने आपको बनाया और आपके अंदर वो दिल दिया कि आप जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। अभी भी माशाल्लाह से 2 मस्जिद यहाँ पे बन रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, तो उसमें भी मैं वही कहूँगा कि अल्लाह का घर है, चंदे से बनता है। जो नेक लोग होंगे, अपने उनका अमाल अच्छा होगा इस चीज़ में जो भी दे। तो बैरिया टाउन के साथ ही एक गांव है बिनामी टाउन के नाम से इस तरह, तो वहाँ पे एक काम चल रहा है। उसके अलावा आपका एक ग्रीन सिटी है, वहाँ पे मस्जिद बन रही है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, वो जौहर की तरफ है। जौहर की तरफ। जी हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस हमारा भी कार्य खैर में थोड़ा बहुत हिस्सा है इस तरह। अल्लाह ताला बहुत कामयाब है। तो बिज़नेस को भी देखते हैं, और ये तो कैसे संभालते हैं फिर चीज़ों को? बस चल पड़ता है। जी हाँ, अल्लाह की तरफ से जी हाँ हो जाता है। कैसे करते हैं ये नौजवान हमारे भाई जो खिदमतें कर रहे हैं लोगों की, न सिर्फ बल्कि बिज़नेस को भी अपना टाइम देते हैं और फैमिली को भी टाइम देते हैं? ये कैसे आ जाती है चीज़ें, ये क्या होता है सोच विचार? तो वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद एक और हमारे दोस्त हैं हमारे साथ, वो शामिल होंगे, उनको भी हमने वेलकम किया हुआ है। तो वक्फ़े के बाद उनसे मिलवाते हैं और फिर मज़ीद हम बातें करेंगे हुकूक़ुल इबाद पर। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं, और जुम्मतुल मुबारक का दिन है, खूबसूरत सा दिन। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर हमें एक और दिन से नवाज़ दिया है, और अल्लाह ताला आज का दिन हमारा खैर आफियत में हामिल हो, और हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें हमारे हक़ में बेहतर हो तो हमें कामयाबी अता फरमाए, और हम उसमें गामज़न रहेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। मेहनत में अज़मत है, ना सिर्फ बल्कि हुकूक़ुल इबाद। अब हम बात करेंगे हुकूक़ुल इबाद, और आज के इस दौर में, दौर हाज़िर में, मतलब अगर बात करें तो हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हुकूक़ुल इबाद का वक्त मतलब निकालना कुछ लोगों के लिए माज़रत के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। आया कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। हम कहते तो ज़रूर हैं हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद, और उस पर अमल पैना होना बहुत ज़रूरी है। करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते भी हैं, लेकिन हम इतने मशगूल हो चुके हैं दुनियावी ऐसे कामों में कि हम अपनी फैमिली को भी नहीं टाइम दे पा रहे, अपने आस पड़ोस का भी नहीं पता चल पाता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, उसको क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम अपने रिश्तेदारों से भी मिलना 6-6 महीने साल हो जाते हैं, हम नहीं मिल
पाते। जैसे मुलाकात ही एक अलग चीज़ है, बहुत सी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो बात करेंगे, हम बहुत दूर की कोड़ी नहीं लाए। बड़ी आम सी बात है कि मार्केट में आग लगी हुई है, हर चीज़ का रेट आसमान से बातें कर रहा है। रातों रात मुख्तलिफ अशिया की कीमतें यूँ बढ़ रही हैं जैसे शैतान की आंत हो। महंगाई रातों रात बढ़ जाती है, सुबह का पता न चलता हो, न से बल्कि कोई पूछने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला ना हो। जैसे कि आवाम का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चूँकि ताजिर और सनतकार सपोर्ट करते हैं, इसलिए मौजूदा हुकूमत कारोबारी तबके की ऐश करवा रही है, इन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है वल्लाह आलम। और यकीनन ये बहुत संगीन इल्ज़ाम होगा। इससे अवाम में हुकूमत का वक़ार मजरूह होने का ख़दशा नहीं, बल्कि न से बल्कि बात की जाए तो ऐसा होने वाला है कि हुकूमत ने यकीनन इस ख़दशे का भांपा है और लूट मार करने वाला है ताजिरों से, न सिर्फ बल्कि सनतकारों को नकल डालने के लिए प्राइस कंट्रोल और मार्केट कंपनीज़ के निज़ाम को बहाल करने का ऐलान किया है। तो ये चीज़ें हुकूक़ुल इबाद में आती हैं। मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर बहुतान ना लगाइए कि बिला वजह ना वन साइड सुन के किसी पे फ़ौरन इम्प्लीमेंट ना कर लीजिए, हाँ जी इसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। इस पर हम ज़रा डिटेल बात करेंगे। हुकूक़ुल इबाद, हुकूक़ अल्लाह, एक तो हम इस चीज़ को ज़रा आज थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, थोड़ा सा और इसको खोल के देखेंगे। हमारे साथ वैसे तो मौजूद हैं हमारे भाई बड़े ज़बरदस्त जो कि हमारे साथ चल रहे हैं। आगा दोस्त मोहम्मद साहब, इनसे बात करते क्योंकि आप जो हैं कारोबारी भी हैं और कारोबार में रहते हुए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको बुलाने का मकसद ये है कि ये मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने मशगूल हैं कि ये औरों के लिए भी वक्त निकालते हैं, हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ुल इबाद को निभा रहे हैं बेहतरीन। तो एक कोशिश की, कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह ताला इसको करने वाला है। और अब हमारे साथ जो हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। आप इसका इस्लामिक स्कॉलर हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह। और डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर स्टडीज़ में इनकी महारत है, न सिर्फ बल्कि 150 मज़ामीन में इंटरनेशनल नेशनल इन्होंने जो है मज़ामीन में आर्टिकल्स लिखे हैं, करंट इशूज़ या फिर सोशल इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। और HEC के मुताबिक इनके बकौल के इन्होंने 50 जो हैं वो शाया हो चुके हैं, बट इनका अपना है मानना कि 150 अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाया कर चुका हूँ। ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार है, उसूल है, तरीका है, उसके ऊपर अमल पैरा होना होता है। फिर उसके बाद वक्तन वक्तन इंशाल्लाह ये 150 क्या, ये 1500 भी हो सकते हैं, बल्कि इसको कई ज़्यादा बल्कि जा सकते हैं। सर वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुमा मुबारक आप लोगों को एक मतलब। फिर सर खैर से ठीक है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले, क्योंकि हुकूक़ुल इबाद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम ये देखते हैं मौजूदा हालात, मसरूफ़ ज़िंदगी है और हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद पर चलना है तो कामयाब आखिरत बनानी है और दुनिया भी। पहले तो थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद को। देखिए, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद ये हमारे यहाँ दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद है। हुकूक़ुल इबाद को हुकूक़ुल्लाह से जुदा नहीं किया जा सकता। दरअसल हुकूक़ुल इबाद अहकाम खुदावंदी का नाम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। उसने अपनी तौहीद के बाद माँ बाप के साथ एहसान करने, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यतीमों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों, सब के साथ, यहाँ तक के कैदियों के साथ जो है हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ हुकूमत पर होती हैं, कुछ माशरे पर होती हैं और कुछ रिश्तेदारों पर होती हैं, और कुछ फ़राइज़ जो हैं वो आदमी को ख़ुद भी अदा करना चाहिए। उसका ताल्लुक़ इनफ़रादी नौइयत का है। ठीक है डॉक्टर सरवर साहिबा, मुझे बताएं कि हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ुल इबाद को किस तरीके से निभाएं आज की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में, जो बहुत हम माज़रत के साथ कि हम भी जो है वो वक्त सही से नहीं दे पाते, हमें ऐसा लगता है। और हम और बहुत से लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, जैसे हमारे भाई हैं आगा दोस्त मोहम्मद, मसरूफ़ ज़िंदगी में भी हैं और अल्लाह ताला के लिए भी और उनके बंदों के लिए काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और अपने तमाम हाज़रीन महफ़िल को जुम्मा की मुबारकबाद देते हुए और परवरदिगार आलम से इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन हमारे लिए इस जुम्मे को बाइस बरकत और खैर बरकत का ज़रिया करार दे। और आपने फरमाया कि हुकूक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ बात करनी है, तो मेरा ये ख़्याल है कि इस वक्त
हुकूकुल इबाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अदा हो रहा है। और हम तो उस शहर कराची में रहते हैं कि जिस शहर कराची में अगर जानवर भी कोई प्यासा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, हर चौरंगी पर जानवरों के लिए, परिंदों के लिए दाना और पानी का इंतज़ाम होता है। तो मेरे ख़्याल में हम हुकूकुल इबाद बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त फ़र्क इतना है कि हम में से कोई भी शख्स किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाज नहीं होता, और प्राइवेसी में दखल अंदाज होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये इंसान के राइट्स में से है कि वो अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखे। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से बिल्कुल जुदा नहीं है, तो हमको हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हुकूकुल अल्लाह के हम नमाज रोज़े का ख्याल रखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपके घर के करीबी पड़ोसी भी भूखा सो गया तो आपसे उसका जवाब मांगा जाएगा कि वो आखिर क्यों भूखा सो गया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हुकूकुल इबाद अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे लोगों को, जिस तरह के हमारे ये भाई हैं कि परवरदिगार आलम ने इनको तौफीक अता फरमाई है कि ये अपने ज़रूरी वक्त में से वक्त निकालते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे दोस्त मोहम्मद, मुझे बताएं कि कैसे वक्त निकालते हैं, क्योंकि हम ब्रेक से पहले थे तो मैंने ये सवाल छोड़ा था कि आप इतनी मसरूफ़ हैं, क्योंकि कारोबार शख्सियत है, कारोबारी वाला शख्स जो है वो 24 घंटे ही मतलब सोता कहाँ है, वो तो 24 घंटे मसरूफ़ रहता है, और इस दौरान भी आप लोगों के लिए माशाल्लाह टाइम निकालते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, ज़रा हमारे उन लोगों के लिए जो नहीं निकाल पा रहे टाइम, ज़रा थोड़ा सा हम भी सीख लें कुछ आपसे। बस जी, मुश्किल तो होता है, लेकिन ये कि अगर आप नियत करें और आपके दिल में अगर अल्लाह ने ये सोच डाली है कि आपको किसी की मदद करनी है, तो है आज के दौर में मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा बिज़ी है अपने काम में। आप एक सोच के जाते हैं कि मुझे 10 काम करने हैं, लेकिन पूरा दिन एक ही काम में लग जाता है। लेकिन ये कि बस निकल जाता है, तो कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें। अभी आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आपने लोगों के जो पैर, नंगे पैर जो गांव देहातों में बेचारे थे और चप्पलें भी नहीं थी उनके पास, शूज़ भी नहीं थे, स्कूल्स में जाने के लिए शूज़ नहीं थे बच्चों के लिए, चप्पलें टूटी हुई चप्पलें पहन के जाया करते, वो कौन सा इलाका था, क्या था, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, वो इंटीरियर सिंध में है, शिकारपुर और सुल्तानकोट जी। तो उसके अतराफ़ में छोटे छोटे विलेजेस और बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे तकरीबन जो भी अगर कोई NGOs काम भी कर रहे थे, तो मेन रोड पे जो लोग बैठे हुए थे मुतासिर, वहाँ तक जाते थे। अंदर काफ़ी कम लोग थे जो काम कर रहे थे। तो हमारी कोशिश यही थी कि उन जगह पे जाएं जो सफ़ेद पोश अंदर बैठे हुए हैं, रोडों पे नहीं निकलते हैं, वो भी मजबूर थे, तो वहाँ तक हम लोग ये अपना काम चला रहे थे। लेकिन ये कि वही बात, मैं इंडिपेंडेंट था, तो जितना कर सकता था तो मैंने अपने काम किया है और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कारोबार भी कर रहे हैं। अभी भी मैं इसी सोच से अभी भी कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी भी। सर हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हम कहते हैं यार बस मैं अभी आ रहा हूँ, तुम चलो मैं बस अभी आ रहा हूँ, फिर वो जो एक्चुअल में इंतज़ार होता है वो रह जाता है, और वो कहता है मैं शायद अभी आ रहा हूँ, और जो वक्त जहाँ देना होता है वहाँ वक्त पे नहीं पहुँच पाते। ये भी हुकूकुल इबाद में ही जी आता है। देखिए, वक्त की इस्लाम में 5 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ, वक्त की 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, इस्लाम में बड़ी अहमियत है सर। और दूसरा, इसके अंदर एक वादा, ये मोमिन की सिफत है कि और एक हदीस मुबारका में आता है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो उसका खिलाफ करता है, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करता है। अब आपने वादा किया है तो उसकी वफ़ा आप पर लाजिम है। मैं मैडम की एक बात थी उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आगा साहब की भी एक बात है। जैसे मैडम ने फरमाया कि भूखों के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो मोमिन नहीं है कि जो ख़ुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। और मोहतरमा ने जानवरों के हवाले से बात की, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से उनका एक कौल मिलता है कि अगर नहर फ़रात पर एक कुत्ता या बकरी भी भूखा मर गया तो उमर कल बरोज़ क़यामत अपने रब को क्या मुँह दिखाएगा। आका साहब ने जैसा कि वो चप्पलों के हवाले से बात की, कपड़ों के हवाले से बात की, जब हम जंग बद्र पर नज़र डालते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा जान थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु,
वो ख़ानदान बनु हाशिम के उस वक्त सरदार थे और मुशरिकीन मक्का उन्हें ज़बरदस्ती जंग में लेकर आए थे और आप सिर्फ तैबंद पहने हुए थे, कुर्ता मुबारक आपने नहीं पहना हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगी कैदियों को देखा तो उसमें अपने चचा पर भी नज़र डाली और आपने उनके कुर्ते का एहतमाम किया। और एक रिवायत हमें इस तरह पे भी मिलती है कि कोई भी सवाल करता था कि किसी ने कुर्ते का सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कुर्ता मुबारक अता फरमा दिया। किसी ने चादर का कहा तो हुजूर ने अपनी चादर पेश कर दी। किसी ने जो भी सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वो हाजत पूरी करते थे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में इस तरह के हमें बेशुमार वाक़यात मिलते हैं। ठीक है मैडम, सरवत ये बताएं कि हमारे यहाँ वक्त की, हम कहते हैं यार वक्त की बड़ी कमी है। हाँ इंशाल्लाह मैं मुलाकात करता हूँ। अब किसी को काम होता है, वो बेचारा बोल नहीं पाता या सामने समझ नहीं पाता और हम दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, अपने काम में मशगूल रहते हैं। देखिए, जब हम हुकूक़ुल इबाद की बात करते हैं तो इसमें वादे की पासदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वादे की पासदारी की बात करते हुए जिस तरह के आपने फरमाया कि हम किसी से कोई बात करते हैं तो उस बात को पूरा नहीं करते हैं, तो यकीनन ये मुनाफिकीन की निशानी है। और परवरदिगार आलम हम सबको महफूज रखे, इसलिए कि ये एक ऐसा तरीक़ा है कि जिसके किसी सूरत से भी बेहतरीन नहीं समझा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वादे की पासदारी की। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें हल्फुल फजूल नज़र आता है कि जिसमें ज़्यादातर अफराद जिनका नाम फ़ज़ल या फ़ज़ल से मुश्तक़ थे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहिदे में शामिल हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुझे इसके बदले में ऊँटनियाँ देता सुर्ख आँखों वाली तो वो भी मैं कबूल ना करता, इसलिए कि इससे लोगों की जान बचने का इंतज़ाम है। तो हमको हुकूकुल इबाद पर पूरी तवज्जो रखनी चाहिए और अपने वादे की पासदारी का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप पासदारी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, हुकूकुल इबाद को मजबूती से, मतलब जो हमें तरीक़ेकार कुरान मजीद में सुन्नत के मुताबिक बताया गया, अल्लाह ताला ने हमें बताया जो तरीक़ेकार हम बीइंग मुस्लिम अगर उसमें अमल पैरा होंगे तो ज़िंदगी हमारी गुजरती रहेगी। बहुत सारी बातें भी करना बाकी हैं, लेकिन वक्त बहुत ज़रूरी है। वक्फ़े के बाद दोबारा करना होंगे सिटी 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाज़िर है जनाब अली। और दौर हाज़िर में हुकूक़ुल इबाद को कैसे निभाएँ इस पर हम बात कर रहे हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, खूबसूरत सा दिन है, प्यारा सा दिन में हमें मिला एक मरतबा आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर आने वाला दिन हमारे खैर और बरकत का हामिल हो, खुशियों से भरा हुआ हो, परेशानियों से दूर हो, तो क्या ही बात होगी जनाब अली। तो हम बात करते सर, जैसा कि मैम ने हल्फुल फजूल का जिक्र किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद भी फरमाया कि अगर कोई मुझे हल्फुल फजूल के नाम से पुकारेगा या हल्फुल फजूल का बेटा कह के पुकारेगा तो मैं उसको लब्बैक कहूँगा। इतनी वादे की पासदारी है और इतना हुकूकुल इबाद और इंसानों के हुकूक के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद फरमाई है। मैडम हमारे पड़ोसियों का नहीं पता, हम अपने घर में आते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम हो जाती है और खाना खाया सो जाते हैं। हम अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, नहीं यार थक गया हूँ, कल मिल लूँगा, एक ही घर में तो रहते हैं, इट्स ओके, बड़ा भाई से कल सलाम कर लूँगा, चलो अम्मी से मिल लिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पड़ोसियों को तो पता ही नहीं, फिर तो छोड़ ही दें फिर तो आप। ऐसे में हम लोग अगर इस्लामी तालीमात से दूर होंगे तो हमको ये सारे मसाइल दरपेश होंगे, क्योंकि इस्लाम ने तो हमें सबके हुकूक़ के बारे में बताया, पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में बताया, वालिदैन के हुकूक़ के बारे में बताया, बहन भाइयों के हुकूक़ के बारे में बताया, और पड़ोसियों के हुकूक़ के बारे में तो इतना बताया कि लोगों को शक होने लगा कहीं उनको हमारी विरासत में से हिस्सेदार न करार दे दिया जाए। तो हमको इस्लामी तालीमात पर अमल करना होगा। और शहीद मुर्तज़ा मुतारी ने, यानी जब हुकूक़ की बात आ रही है तो
मुसाफिरत के भी हुकूक़ होते हैं। हम जब किसी से कहीं सफ़र इख्तियार किया करते हैं, बहुत सारे अफराद हज का सफ़र इख्तियार करते हैं, ज़ियारतों का सफ़र इख्तियार करते हैं, तो रिवायत ये बताती है कि शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने इस रिवायत को लिखा है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन की मंजिलत पर फाइज थे, तो आप कूफे से निकले और रास्ते में एक गैर मुस्लिम मिल गया। वो हज़रत अली को जानता नहीं था, और जब वापस पलटे हैं तो दोनों ने तय ये किया कि एक दोराहा आता था कि वहाँ तक हम दोनों साथ सफ़र करेंगे और उसके बाद वो अजनबी शख्स जो है वो अपने रास्ते पे चला जाएगा, हज़रत अली कूफे की जानिब आ जाएंगे। और जब वहाँ तक पहुँचे तो अजनबी मुसाफिर ने ये महसूस ये किया कि जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अच्छा। उसने पलट के देखा तो उसने देखा कि वो हज़रत अली को पहचानता नहीं था। उसने देखा कि वो अजनबी मुसाफिर जो कि जिसके साथ वो सफ़र से आया है वो पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा कि तुम क्यों पीछे पीछे आ रहे हो? तो हज़रत अली ने कहा कि मेरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलकीन की है कि अगर किसी के साथ मुसाफरत इख्तियार करो तो उससे ज़्यादा राह पूछो, उसको थोड़ी देर तक दूर तक छोड़ कर आओ। तो वो शख्स एक सोच में पड़ गया और उसने कहा कि यकीनन तुम्हारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बेहतरीन तालीमात रही होंगी कि जिसकी बिना पर इस्लाम फल फूल रहा है और रोज़ अफजू तरक्की हो रही है। और वो थोड़े दिनों के बाद वापस आया तो उसने कि हज़रत अली खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत से कूफे के मिंबर से फ़ैसले कर रहे हैं, तो उसने कलमा पढ़ा, कबूल इस्लाम कर लिया। तो यानी इस्लाम इस तरीके से फैला है। जी मैम ने सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु के हवाले से वाक़या बयान किया। एक रिवायत इस तरह पे भी मिलती है कि सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज की अदायगी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो एक ज़ईफ़ आदमी आगे आगे चल रहा था। तो हज़रत अली उससे आगे नहीं बढ़े। जब मस्जिद आई तो वो शख्स आगे निकल गया, मालूम हुआ कि वो यहूदी था। अच्छा। आज देखिए कि हम न छोटों को देखते हैं न बड़ों को देखते हैं, और ख्वाह पैदल चल रहे हों, ख्वाह गाड़ी पर हों या मोटरसाइकिल पर हों, हम हुकूकुल इबाद की पासदारी नहीं करते। हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम ये नहीं देखते आगे पानी भरा हुआ है या धूल है, और हम दूसरों को तकलीफ़ देते हुए आगे चले जाते हैं। जबकि सूरह हुजरात की आयत नंबर 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इबादुर रहमान वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। तो हमारी वजह से, हमारे चलने फिरने की वजह से, हमारी ड्राइविंग की वजह से, हमारी राइडिंग की वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो बात है। और मैं ये भी देखते हैं कि बसों में सफ़र करते हैं तो ज़ईफ़ अफराद उसमें आते हैं, तो अक्सर बेशतर नौजवान या धेड़ उम्र जो है वो बैठे रहते हैं, और जो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग होते हैं 70-80 साल जिनसे खड़ा नहीं हो पाते, उनको जगह नहीं दे पाते। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ पुराने ज़माने में देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग देखिए हमारे ये साहबजादे मौजूद हैं, और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, इसलिए कि हमारे इसी सोसाइटी में से, इसी माशरे में से ऐसे नौजवान आगे बढ़ते हैं जो कि मदद करना चाहते हैं दूसरों की। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। सर यहाँ हमारे यहाँ तो पुराने हम दौर में देखें, साहबा कराम नबी के दौर में लोग एक दूसरे की खिदमतें करते थे, हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, और लोग भी मिलकर सपोर्ट करते थे। लेकिन आज अगर आप सपोर्ट करने की बात करें, किसी की मदद करने की बात करें, तो वहाँ बहुत से मसाइल से जो दो चार होना पड़ता है। लोग सवाल करते हैं। लोग सवाल करते हैं। जी हाँ, वो अभी मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मुझे कह रहे थे तुम शो ऑफ कर रहे हो। ओके। जी हाँ, और दिखावा कर रहे हो, मतलब आपको मतलब इतनी नेगेटिविटी दिमाग में डाल देते हैं। कभी कभी आप ये सोचते हैं शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ये मोटिवेशंस हैं इनके लिए, बिल्कुल। ये हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि यहाँ अगर ये भाई आके बैठे हैं तो ये अपनी चीज़ों का नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने इनको चुना है और अल्लाह ताला ने इनको दिया, तो ये आगे दे रहे हैं। इनको दिल भी दिया, देने वाले को दिया ना, सिर्फ दिल भी दिया, तो ये आगे दे रहे हैं जस्ट मोटिवेशंस के लिए कि हम यहाँ लोगों को वेलकम करते हैं ताकि हम और आप कुछ इनको देख कर ही सीख लें। सिर्फ मकसद ये होता है। मुझे अभी देखिए आगा साहब ने जैसा फरमाया दिखावा वगैरह, देखिए दो चीज़ें हैं। एक दिखावा अलग होता है और एक खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि दिखाओ। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। तो जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग भी देखें और वो भी ये नेक काम करें। अब आगा साहब काम कर रहे हैं
हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगा साहब इस तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे भी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे भी इतना दे कि मैं भी आगा साहब की तरह मैं काम करूं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है ना कि जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देखते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा यूथ है, तो अगर आप अच्छा काम दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सीखेंगे ना। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे? हो सकता है मुझसे कुछ लोग सीख लाएं, जी जी, वो भी इसी राह पे आए। देखिए, हमारे यहाँ पुराने ज़माने में पाकिस्तान में फिल्में बनती थी, ड्रामे बनते थे। फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मुइन साहिबा और वहीद मुराद साहब, इन लोगों की फिल्में ड्रामे होते थे। उसमें मैसेज होता था, उसमें दिखाया जाता था कि बड़ों का अदब एहतराम कैसे करने हैं, माँ बाप की कैसे खिदमत करनी है, और नेकी का प्रचार होता था। आज देखिए बुराई का प्रचार है। हम इसी टीवी को, फिल्म को, सिनेमा को नेकी और इस्लाम की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जैसे मुनाफिकों वाली बात की, तो आसपास तो हमारे ज़्यादातर मुनाफिक ही हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? ये देखिए, हम पढ़ाते हैं सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 6 है कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। अब ये देखिए, हमारे पास मैसेज आता है मोबाइल में या वो, तो मालूम होता है कि हम कैसे तस्दीक करें। अब देखिए, कई उलमा जो हयात होते हैं उनको मार दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले तारिक मुफ्ती साहब को देखेंगे, खबर चला दी गई ना, कुछ अदाकारों को, कुछ सियासतदानों को, वो जिंदा हैं और गलत खबर आती है। अब आप खुद देखिए, हमारे एक बहुत अच्छे फनकार थे यहाँ पाकिस्तान के, आबिद अली साहब, उनको 3 मरतबा लोगों ने मारा, फिर जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वफात दी। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बड़ा कुछ होता है। हमारे टैलेंटेड लोग हैं, ऐसे में जो गलत खबरें फैलाते हैं, दीन हमें क्या सिखाता है? सर साहिबा प्लीज़। तो दीन हमें किसी सूरत से भी गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए, इसलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, यानी हम तो उस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, जो कि कुफ़ार और मुशरिकीन से सदाकत की सनद दे रहा है, तो हमको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होते हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए हमको सादिकीन के साथ रहना है, सच्चों, और ख़ुद भी उस सिफत को अपनाना है। यकीनन हम तभी कामयाब व कामरान होंगे। हाँ, और साथ में हम ये देखते हैं कि आस पड़ोस का पता है, हम ये बातें हम सब कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम इस पर कुछ सीख लें और आप भी सीख लें। बात ये होती है कि घर बना रहे हैं, उसका मलबा उसकी घर की छत पे गिर रहा है तो वो लड़ने आ जाता है, उसकी दीवार में कुछ सुराख हो गया, पड़ोस की दीवार एक ही दीवार थी तो वो लड़ने आ गया, मेरे पौधे मेरी चीज़ें ख़राब कर दी, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी। आजकल माज़रत चाहूँगा, हमारे ये भी बड़ा एक इशू है कि मेरी जगह पर क्यों गाड़ी खड़ी कर दी, ये मेरी जगह है। ऐसे ही है, ये मेरी जगह तो सिर्फ अल्लाह की है, तो सिर्फ अल्लाह की है, मेरा तेरा क्या है? आप आए हैं चले जाएंगे। लेकिन सर तकलीफ भी तो नहीं देनी चाहिए ना। तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए, इस चीज़ पे भी अमल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। और हम ये बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक अचानक से ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एटन, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खुदमत में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, न सिर्फ बल्कि हमारे साथ इस्लामिक स्टडीज़ में महारत रखते हैं, स्कॉलर की हैसियत रखती हैं, सरवत डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा, और एंटरप्रेन्योर आगा दोस्त मोहम्मद साहब। हम इससे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दौर हाज़िर में हम हुकूक़ुल इबाद जो है क्या निभा रहे हैं, सही से निभा रहे हैं या सिर्फ अपने मतलब के लिए निभा रहे हैं। जहाँ अपने मतलब की लाइब्रेरी में डायरी मिल जाए उसको निकालें, उसको अपने हिसाब से देखें, चुनें और अमल कर दें। सब हुकूक़ुल इबाद में आराम, जैसे हम ब्रेक से पहले थे कि हम जो है आस पड़ोस का, हम घर में ही बात कर लें, या किसी का घर बन रहा हो, या किसी की जगह किसी की गाड़ी खड़ी कर दी गई हो, या किसी कोई घर बना रहा था उसने अपना बजरी का ट्रक ला के उसे घर पे फ्रंट में डाल दिया हो, फिर ये सब चीज़ें भी सर आराम ये ख्याल करना चाहिए। दोनों तरफ से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से जो है गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाता है। एक जो किसी की हक तलफी कर रहा है उसकी तरह मतलब उसने ज़्यादती की है, और दूसरा एक लोगों को तकलीफ़ हम खुद पहुंचा रहे होते हैं। किसी के घर पे
झाड़ू इस तरह से दी कि कचरा वहाँ चला गया, या बच्चे दूसरे के घर के सामने कोई आराम कर रहा है, शोर मचा रहे हैं, बेल बजा के चले गए, कुंडी बजा के चले गए, या अपार्टमेंट में है। अब बताइए कि अपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा होता है, अपार्टमेंट फ्लैट्स में तो बहुत शोर शराबा सर। अब रात के 1 बजे 2 बजे आप अपना फर्नीचर की मरम्मत कर रहे हैं, ये कौन सा वक्त है? हाँ, ड्रिल कर रहे हैं, अच्छी सी सीनरी लगाऊंगा मैं। अब ये जो है ड्रिल किया जा रहा हूँ, रात के 11 बजे पड़ोसी सो रहा बचा। तो ये बातें जो है बहुत गलत है। एक चीज़ पूछूं मैं इसमें, हाँ, आगा भाई। एक बाउंड्री है घर की आपकी, अगर दरवाज़ा कुछ लोगों के खुले होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ में अगर सेफ्टी वगैरह है तो कोई बगैर बताए आ जाए तो ये अलाउ है? ना, ये अलाउ नहीं है, बल्कि ना तो आप किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं, ना किसी के घर में झांक सकते हैं बगैर इजाज़त के। जी, झांकना भी मना है। हमारे तो लोग घंटी बजाते हैं ना, अपने दरवाजे कुछ इलाकों में छोटे कद के हैं, तो हम झाँक रहे होते हैं, आके नहीं दे रहा ये बंदा। आपको उनकी वाइफ जा रही है, वालदा हो, बहन हो, वो आपके लिए तो नामहरम है, और आप देख रहे हैं उनको। लोग घरों में झांक रहे हैं, घरों में झाँक रहे हैं, और एक रिवायत मोबाइलों में झाँक रहे हैं, बस में बैठ के दूसरे के मोबाइल में झाँक रहे ये हैं। रिवायत मिलती, हम इस पे अमल करने का नहीं कहते, लेकिन ये तंबीह है कि हम बचें। उसमें ये बयान किया गया जो किसी के घर में झांके उसकी आंख फोड़ दो। नहीं करें जी, ये रिवायत है, सुन्नी रिवायत है सर। इतने फिर भी आप देखिए जीने से चल रहे हैं, किसी का किचन है उसमें झांकते हुए जा रहे हैं। आप गली से गुजर रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है उसमें झांक रहे हैं, कोई कुछ ये अच्छी शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान आ रहा है, सामान देखने के लिए खड़े हो। बसों में आप देखिए, पहले बस तो बकरा थी गाय थोड़ी ना है वो, कराची में बसें चलती थी, सामान उतर रहा है, क्या क्या सामान, और माशाल्लाह भी नहीं बोलते हैं, माशाल्लाह देख लिया तो माशाल्लाह भी नहीं बोलते भाई, अच्छा सामान उतर रहा है माशाल्लाह से यार, खुश हो उसकी खुशी में। डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा हमने तो लेटर कर दिया, सो ज़रा हैप्पी शैप्पी करना बहुत ज़रूरी भी है ज़रा। डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ देखा जाता है कि अमूमन हम किसी घर जाते हैं और घंटी बजाते हैं, बैल दस्तक देते हैं, कुंडी बजाते हैं, जो भी है, और बजाते रहते हैं जब तक वो बाहर निकल के ना आ जाए। वो सोया हुआ है ना, वो आँख खोल के बाहर, खैरियत तो है भाई। और इस तरीके से बेदर्दी से बजाते हैं कि अगर ग्राउंड प्लस 3 फैमिलीज़ रह रही हैं, वो सारी यहाँ का कौन है, खैरियत तो है। इस पे ज़रा रोशनी डालें कि कितनी दफ़ा बजाएं, इस पे क्या दीन क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि हमारी कोई तरबियत नहीं है। अगर हमारी तरबियत होगी तो हमको पता होगा कि हमें किस तरीके से किसी के दरवाजे पे घंटी बजानी चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से हमें किसी के घर में, किसी के बेडरूम में नहीं झांकना चाहिए, किसी के किचन में नहीं झांकना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, और इस्लामी गैर इस्लामी तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्योंकि हमारी तरबियत ही नहीं है, लिहाजा हमको इस तरह के मसाइल नज़र आते हैं। मगर इसके बावजूद कुछ नौजवान, जैसे कि हमारे ये बेटे साहब मौजूद हैं, बहुत सारी हमारे दरमियान में से ऐसी खुश आइन बातें निकलती हैं कि जिनकी बिना पर हमें महसूस ये होता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, और हमको उस उम्मीद को ज़िंदा रखना है। और जो लोग बेतरबियत हैं, परवरदिगार आलम उनकी तरबियत फरमा दे, और जो लोग कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के लिए काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाए। ठीक है सर, मुझे बताएं, दस्तक की बात आती है। देखिए, कुरान मजीद में सूरह नूर में बताया गया है कि किस वक्त हमने किसके घर जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि किस तरीके से आपने जाना है। इमाम मूसा अबू अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है, बल्कि उन्होंने ये हदीस जो है लोगों में बयान की कि जब तुम किसी के घर जाओ तो 3 मरतबा दस्तक दो, अगर इज़्न मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस चले जाओ और बुरा ना मानो। ये हदीस मुस्तनद है। इसकी तस्दीक इस तरह से भी होती है कि सैयदना उमर जो है वो बड़े इस मामले में बड़े सख्त है कि हम जो है ये कहें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, भाई आप जवाब दें कि ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उनकी मतलब ये था कि 2 गवाह, वो कहते थे कि 2 गवाह पेश करो, अगर 2 गवाह नहीं करोगे मैं तुम्हारे कोड़े लगाऊंगा। तो फिर उन्होंने 2 गवाह पेश किए। इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु किसी से कोई बात पूछते थे, कहते थे अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में हमने कुछ सीखने सिखाने की कोशिश की। डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, तशरीफ़ फरमाए, अपने वसी तजुर्बा आपने पेश किया, न सिर्फ बल्कि डॉक्टर सरवत साहिबा अस्की साहब का बेहद शुक्रिया, आप इसका इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमने भी इनसे कुछ सीखा सिखाया। और हमारे साथ जो एंटरप्रेन्योर जो है आगा दोस्त मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए। और आप जैसे आपको देख कर, बेसिकली हमने आपको वेलकम इसलिए एज ए गेस्ट किया कि आपको देख कर जो है कुछ सीखें,
हमारा मकसद सिर्फ यही है और कोई मकसद नहीं, ना इनका ना मेरा, दैट्स इट। और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, औरों के काम आएंगे। जो हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि औरों का शायद हम थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं हम नहीं भूलते, कभी कभी हो जाता है, तो उसको ज़रा एक्टिव करना ज़रूरी है। वक्फा लेंगे क्योंकि आज जो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे है, तो उसको हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके ऊपर मनाएंगे और डिस्कस करेंगे, और गेस्ट हमारे साथ होंगे, बताएंगे कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे वो क्या होता है, कैसे होता है और ये कब मनाया गया। वफ़े के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू टीएचएन। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खुदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ हाजिर, आप वहाँ हाजिर, हम हैं एक और खूबसूरत से गेस्ट के साथ हाजिर। बात कर रहे हैं 8 नवंबर है और जो है रेडियोलॉजी डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर जसरानी साहब, इनका वसी तजर्बा है। बात करेंगे एक्सरे की, बात करेंगे रेडियोलॉजी यानी रेडियो रेस की बात करेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि सिटी स्कैन, MRI क्या एक ही फैमिली का शजरा है या नहीं है, जो आम ज़माने में आम आदमी को शायद लगता है, मे बी वो नॉट। तो इस पर भी क्लियरेंस ले लेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि वो नहीं है, दोनों में फ़र्क है, लेकिन इनकी अपनी ज़बानी सुनेंगे। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जज़ाकल्लाह सर, आप आए, तशरीफ़ लेकर आए। जुम्मा मुबारक सबसे पहले आपको। बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला खैर आफत का हामिल रहे। अच्छा सर, माशाल्लाह आप डॉक्टर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, और रेडियोलॉजी आज का दिन है सर, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बताएं, कब कहाँ कैसे सिलसिला शुरू हुआ? मैंने जो रेडियोलॉजी स्टार्ट की थी वो 2007 से स्टार्ट की थी और टिल देन कंटिन्यू है। आई हैव डन द स्पेशलाइजेशन। अच्छा। और 2024 चल रहा है तो सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। इस फील्ड में आने का मकसद क्या था? क्या घर में फैमिली में कोई था तो उसको देख के इंस्पायर हुए कि आज? हमारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं तकरीबन, तो उसके बाद इसमें जो है बेसिकली जो रेडियोलॉजी सिलेक्टेड करने का मेरा मकसद था। इसमें जो है एक डिफरेंट जो है, मैंने जब ये स्टार्ट की थी 2007 में, तो मैंने दूसरी फील्डों से, जनरल सर्जरी से, मेडिसिन से इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ पाया। अच्छा। इसमें जो है सर्जन को भी आप गाइड करते हैं, एक मेडिसिन वालों को भी गाइड करते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट को गाइड करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को आप गाइड करते हैं। जी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड लगा कि मुझे ये फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। और ये डिफरेंट आपको जो है अवेयरनेस देती है पूरी बॉडी के बारे में, एक्सरेज की फॉर्म में, CT स्कैन्स के फॉर्म में, MRI की फॉर्म में जो है। सर एक्सरे है, MRI है, CT स्कैन है, PET CT स्कैन है, बड़ी जिद्दत आती है, डिफरेंट मॉडलिटी, डिफरेंट मॉडल। तो ये दोनों सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं या दोनों फ़र्क है? ये ज़रा फ़र्क ये है कि इसमें जो है बेसिकली इट्स ग्रॉसली इट्स अ पार्ट ऑफ वन फैमिली। ये पूरी एक रेडियोलॉजी में आ जाते हैं। ठीक है। बट ये है कि जो MRI है वो डिफरेंट मॉडलिटी इस वजह से कि वो रेडिएशंस यूज़ नहीं करती। ठीक है। एक्सरे, CT स्कैन, PET स्कैन जो है इसमें रेडिएशंस यूज़ होती हैं। ठीक है। सर ये बताएं एक्सरे और MRI में क्या फ़र्क है? देखें, एक्सरेज जो हैं बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसमें रेडिएशंस यूज़ होती हैं। दे आर ऑल्सो इमेज योर बॉडी की इमेजिंग होती है हेड टू टो। लेकिन MRI जो है उसमें रेडिएशन यूज़ नहीं होती, उसमें एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है जो कि पूरी बॉडी को इमेजिन कर सकता है। ठीक है। यूँ समझ ले कि एक्सरेज जो एक्सरे और CT में यूज़ होते हैं वो बोन्स को बेटर अप्रिशिएट करते हैं बॉडी, लेकिन जो MRI है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जैसे पट्टे हैं, मसल्स हैं, सॉफ्ट ब्रेन है, उसको ज़्यादा अच्छा इमेज करता है MRI जो है। अच्छा सर, ये कितनी हार्मफुल होती हैं आम बंदे के लिए और एक हामला खातून के लिए? देखें, हामला खातून में जो है एक्सरेज एक सर्टेन पीरियड तक हम अवॉइड करते हैं। अच्छा। जी हाँ, रेडिएशन का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। जो हमला खातून होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि रेडिएशंस की वजह से जो है वो म्यूटेशंस होती हैं जीन्स में, और उसकी वजह से डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं उसमें। इस वजह से उनमें एक्सरे और CT स्कैन्स प्रेग्नेंट वुमेंस में अवॉइड किए जाते हैं। अलबत्ता MRI यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें कोई रेडिएशन का ख़तरा नहीं होता है, कोई रेडिएशन यूज़ नहीं होती उसमें, तो वो बहुत सेफ़ होता है हामला खातून के लिए। तो यानी कि बेहतर है कि अगर डॉक्टर कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है किसी वजूहत के बिना पर, तो वो एक्सरे के बिना MRI करवा लें, बेहतर है। बट बिल्कुल बेहतर है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है क्या, नीड क्या है, उसको देखना क्या है, डायग्नोस क्या करना है। ठीक है। तो बहुत वेरी करता है फिर। ठीक है। सर हम देखते हैं एक्सरे, हम बात करेंगे एक्सरे प्राइस की अगर हम बात करें, MRI बड़ा एक्सपेंसिव है, फिर CT स्कैन, फिर PET
स्कैन और कहीं पता चल जाए कि यहाँ बड़े रिजनेबल प्राइस में हो रहा है तो लोग वहाँ का रुख करते हैं। यार बहुत से लोग निकल जाते हैं कि यार मेरे पास सख्त नहीं है। तो इस पर थोड़ा रोशनी डालें कि क्यों इतने महंगी क्यों होते हैं? कि मशीनें महंगी होती हैं या इसका प्रोसेस बड़ा लंबा तवील होता है या सर्विसेज इतनी रिक्वायर्ड होती हैं? देखें, इसमें जो है बेसिकली मशीनें बहुत महंगी हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है रेडियोग्राफर्स की टीम इन्वॉल्व होती है, टेक्नोलॉजिस्ट की टीम इन्वॉल्व होती है, फिर जो डॉक्टर्स होते हैं जो उसको रिपोर्ट करते हैं होने के बाद वो इन्वॉल्व होते हैं, मेंटेनेंस होती है। सो एरिया जो ऑक्यूपाई करते हैं दैट नीड्स टू बी अ वेरी लार्जर, सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स कि वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है उनकी। तो इसके लिए मतलब क्या माहिरीन जो उसकी बेहतर बनाने के लिए मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद होते हैं या बाहर से बुलाने पड़ते हैं कुछ मशीनों के लिए? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हैं काफ़ी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अलबत्ता और मज़ीद एक्सपर्टीज़ के लिए जो है वो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ट्रेनिंग के लिए उनको जो है वो भेजते हैं आउट ऑफ कंट्री। आप इंटरनेशनली उनको जो है वो बेटर करने के लिए कर सकते हो। ठीक है साहब, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एक साइबर नाइफ भी हम देखते हैं जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या है साइबर नाइफ? जो है यूँ समझ लें कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर ही है। हाँ, तो लेकिन ये जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स जैसे उसको ट्रीट करना है वाया रेडिएशंस के जरिए ट्रीट करता है जी, बगैर किसी जो है वो इंसिशंस या ऑपरेशन के जो है वो। तो ये एक ऑल इन ऑल डिफरेंट मॉडलिटी है, बट अगेन इट कम्स इन द डोमेन ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजी यूनिट एंड इट ट्रीट्स अ लॉट। ठीक है साहब मुझे बताएं कि रेडियोग्राफी का आलमी दिन जो है, तो वैसे तो हम आज मना रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं मुझे। देखिए, ये बेसिकली जो है 8 नवंबर को जो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक्सरे प्रोडक्शन जो है, एक्सरेज की जो अवेयरनेस है वो विलियम रॉन्जन ने दी थी। तो उन्होंने डिस्कवर की थी एक्सरेज, एक अवेयरनेस दी कि आप किस तरीके से वाया रेडियोग्राफी यूनिट एंड रेडिएशंस आप किस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर को जो है वो फिल्म्स पे, रेडियोग्राफिक फिल्म हम बोलते हैं, उस पर आप देख सकते हैं और आप शनाख्त कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को। ठीक है साहब कोई हमारे देखने वाले सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक तो इसको किस तरीके, और लोग क्या करते हैं? हाँ अच्छा, लोग जो हैं कुछ लोग डरते भी हैं। हाँ, हमारे भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग कराते हुए डरते हैं कि यार मैं नहीं करा रहा। हाँ, असल में अवेयरनेस का बहुत बड़ा एक फुकदान है हमारे। अवेयरनेस में सिर्फ इस मेडिकल में नहीं, डिफरेंट फील्ड्स की एक होता है ना कि एक अवेयरनेस देना कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, ये है क्या चीज़। हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है, तो यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लोग डरते हैं कि एक्सरे कराने से हमें रेडिएशन, अब कहीं से सुन लिया उन्होंने कि जी रेडिएशंस पड़ रही हैं तो हमें ये नुकसानात ना हो जाए, रेडिएशन से हमने सुना है कि कैंसर हो सकता है, कैंसर ना हो जाए। कैंसर है तो उसको रेडिएशन के जरिए ये ना हो फैल जाए। हाँ, ये भी तो ये बड़े जो है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रेडिएशन डोजेज होते हैं जो कि स्पेसिफाई होते हैं, अगर उस लिमिट में आप रेडिएशन के डोजेज लेते हैं तो आपकी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। ठीक है फाइन सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में हमारे नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? हाँ, इस फील्ड में अगर जो है जो भी आना चाहते हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड और इट रिलेट्स टू, एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको डिफरेंट मेडिकल फील्ड से कनेक्ट रखती है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट जो है आप रेडियोग्राफर भी बन सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट, इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर इंटरेस्ट। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कम वक्त में बहुत कुछ हमने आपसे सीखा और आप तक डिलीवर किया। डॉक्टर अमित सरजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रेडियोलॉजिस्ट हैं और रेडियोलॉजिस्ट जो हैं माशाल्लाह ये सारी अबूर हासिल करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमने कोशिश की सीखने सिखाने की और आप तक पहुँचाने की, तो डरना नहीं, घबराना नहीं है। जो डॉक्टर लिख रहा है ऑब्वियसली कैसे पता चलेगा। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, और आज जुम्मे का दिन है, बेहतरीन तरीके से हमने इसको मनाना है। नमाज़ अदा करें बाजमात, नए नए कपड़े पहने और जाएँ उसके हुजूर पेश हों और दुआ कीजिए। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।